अराउंड 315 एप्लीकेशन हुए थे। ओह माय तो गॉड। ये हुआ था कि बैंगलोर में मेरा जहाँ जॉब था वहाँ पे मुझे ले ऑफ मेरा हुआ हो था। ओके। थोड़ा कंफर्ट लेवल था कि अगर बाहर जाना है तो तो कनाडा में कनाडा, जाए। एंड दिस इज बैक इन 2010 राइट? तो 2010 में इतना या ज़्यादा 60,000 इज टू मच। सबका टारगेट होता है कि मैं वर्क प्लेस में जल्दी से लग जाऊँ। ऑलरेडी आपके पास इतना डेब्ट होता है। फाइनेंशियल मतलब लोन लिया हुआ है या इवन पेरेंट्स के पैसा है। पैसा है। तो बट ये रहता है कि कैस किस तरह से मैं जल्दी से रिकवर पैसे करें। कमाऊँ। मैं ट्राई भी किया ट्राई भी कि किया। मतलब ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं था। मैंने बोला जाता हूँ, मैं जाता। गया, हम्म। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। भ्रम टूट गया कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया अच्छा था। गया था। तो इस तरह से हमने फिर 3 साल यूएस में रहे और उसके बाद हम वापस कनाडा आ गए। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। तो और एक एक क्वेश्चन है कि दो चीज़ आपको जो कनाडा की बहुत अच्छी लगती है कंपेयर टू यूएस एंड इंडिया, एंड ऑन द फ्लिप साइड दो ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं है या फिर बहुत ही मतलब कि नौकरी का आपने बता दिया है, जॉब्स का यहाँ पे कैसा सीन है, बिजनेस का कैसा सीन है आप, तो वो कौन सा अमाउंट है जो अगर आप वहाँ पे कमाते हो तो फिर आपको यहाँ पे नहीं शिफ्ट होना चाहिए या फिर। और एक आप लोगों की नजर एक आखिरी शेर है, कहा है कि लहू के थे जो रिश्ते उन्हें छोड़ के आ गए, कि लहू के थे जो रिश्ते उन्हें छोड़ के आ गए, सुकून आंखों के सामने था मुंह मोड़ के आ गए, और खजाने लुट रहे थे माँ बाप की छांव में, खजाने लुट रहे थे माँ बाप की छांव में, हम कौड़ियों के खातिर घर छोड़ कर आ गए। इतने सारे मेरे दोस्त हैं, घर है, परिवार है, मैं कभी घर से कॉलेज के लिए भी बाहर नहीं निकला हूँ। पहली पहली बार बाहर जा रहे हो आप, को मन से थोड़ी जा रहा हूँ। और घर ऐसी चीज़ है ना साहब कि घर ना आप चाहे मर्जी से छोड़ो या मजबूरी में, जब आप घर छोड़ते हो ना तो कभी भी टूट के अलग नहीं होते हो आप। हमें जैसे कपड़ा नहीं खिंचता है, इसे चिर के अलग होते हो, और उसके वो धागे ना कभी बनते नहीं हैं, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। उसके जख्म ना तुम्हारी पीठ पे ताउम्र रहेंगे कि कहीं से उखड़ के आए, विस्थापित नहीं है कहीं से। अगर आपने लाइफ में कभी भी माइग्रेट किया है देन आई कैन बेट कि आप जाकिर खान की हर एक शब्द से रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज माइग्रेटिंग इज़ नेवर दैट इजी एक्सपीरियंस। वो चाहे फिर आपके गांव से टाउन में हो या फिर आप डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहे हो या फिर आप सिटीज़ चेंज कर रहे हो, आप स्टेट चेंज कर रहे हो या फिर इवन आप कंट्रीज चेंज कर रहे हो, इट्स नेवर दैट इजी टू लिव एवरीथिंग एंड एवरीवन यू नो बिहाइंड एंड पैक योर लाइफ इन हैंडफुल ऑफ दिस सूटकेसेस। वो जो दोस्त होते हैं अपने, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, आपकी जो फैमिली होती है या फिर वो जो आपकी प्लेसेस होती है जहाँ पे आप रूटीन में जाते हो, खेलते हो, चाय पीते हो या कुछ भी करते हो, वो सब कुछ बहुत ही याद आता है एंड इट्स डिफिकल्ट टू लीव देम बैक एंड मूव टू द अननोन प्लेस एंड समटाइम्स विथ वन वे टिकट, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपको नए लोग हैं, नई जगह है, आपको नए से स्टार्ट करना है सब कुछ। बैक होम कैसा रहता है कि यू हैव पीपल, यू नो कि मेरा भाई है, मेरा फ्रेंड है, कुछ भी हो जाए तो हम फोड़ लेंगे, बट व्हेन यू मूव थिंग्स चेंज। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होता है। व्हेन यू आर न्यू आपको खुद ही अपने आप को बैक करना पड़ेगा एंड यू आर ऑल ऑन योर ओन, सो इट्स नॉट दैट इजी एज पीपल से, एंड इसीलिए माइग्रेटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो इमोशनल टर्मोइल। इस सीरीज में जो कि माइग्रेशन स्टोरीज है, इसमें मैं आपके साथ ऐसे लोगों की कहानियां आपके साथ शेयर करूंगा जिसने कि अपना घर छोड़ा था इन होप ऑफ बेटर लाइफ एंड ड्रीम्स। एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल एट दिस स्टेज हैव लेफ्ट देयर होम्स रिसेंटली या फिर दे आर अबाउट टू लिव वेरी सुन। सो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्या क्या स्ट्रगल होते हैं, क्या रिस्क होता है, क्या रिवॉर्ड होता है, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। जब आप ऐसी स्टोरीज सुनेंगे आपको पता चलेगा आपके लिए सही है या गलत है, आपको क्या क्या स्ट्रगल या फिर क्या क्या रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं, इन सब के बारे में आप जान सकते हो एंड लेटर ऑन जब आप मूव करते हो देन इट वुड बी अ इजियर पाथ। सो गाइज आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही एक्सप्लोर किया है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है उनके पास, बहुत ही माइग्रेट किया है from one city to another city, from one country to another country to another country, and back to the same country. I mean, from India to Canada to US to again Canada. Thus, he has a lot of experiences and learnings, and I hope आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी वैल्यू इनमें से एक्सट्रैक्ट कीजिए। आई होप आप ये वीडियो
टाइम लेके देखिए एंड एंड तक जरूर देखिए बिकॉज इट वुड बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू गाइज। एंड अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो सेव कर दीजिए, बाद में देख लीजिए, बट एंड तक जरूर देखना। एंड गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार आ रहे हो, देन प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आपके लिए ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आता रहता है। एंड ये एपिसोड डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स जो कि मूव कर गए हैं या फिर कुछ टाइम में करने वाले हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना बिकॉज इट कुड बी ऑफ ग्रेट वैल्यू टू देम फॉर द फ्यूचर। मैं यहाँ पे आया था जून के 2010 में 10 एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट। ओके। एंड यहाँ पे आपने कौन से डिग्री के लिए आए थे आप? सो मैं पढ़ाई मैंने की टोरंटो के यॉर्क यूनिवर्सिटी। यॉर्क यूनिवर्सिटी। वहाँ पे शुलिक बिजनेस स्कूल है, अच्छा। तो हाँ। वहाँ से मैंने फुल टाइम एमबीए किया है। ओके। और उसके बाद एमबीए ख़त्म होने के बाद मेरा जॉब यहाँ अल्बर्टा में कैलगरी में लगा था। हम्म। सो मैं 2011 से कैलगरी में सेट हूँ। ओ 11 से। हाँ। ओके। बट लास्ट 10 साल में कई जगहों पे मूव काम की वजह से किया हुआ है, किया हुआ है। बट बेस हमारा कैलगरी कैलगरी में ही है। ओके। और इससे पहले आपने क्या किया था इंडिया में? इंडिया में मैंने 2003 से 2007 इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग किया। और उसके बाद मैंने एमबीए का प्रिपरेशन चालू किया था। ओके। जॉब मैंने 2 साल की थी बीच में। अच्छा, जॉब कर रहा था आपने? हाँ, किस तो में किया? 2003 से 2007 इंजीनियरिंग किया। ओके। 2007 से 2010 मैंने बेंगलोर में एज अ डिज़ाइन इंजीनियर जॉब किया था। ओके। और फिर वहाँ जॉब करते करते एमबीए का प्रिपरेशन किया था। ओके। सो अब बेसिकली आपने कॉलेज गुजरात से ही किया था? मेरा इंजीनियरिंग डिग्री मैंने धर्मसी देसाई नडियाद। हाँ, नडियाद में नडियाद जो में। है, हाँ वहाँ से मैंने किया था। ओके। और फिर जॉब के लिए आप मूव हो गए बेंगलोर? और वहाँ से मेरा कैंपस जॉब लग गया था, तो हाँ, हाँ। वो बेंगलोर उस टाइम पे मेरा ड्रीम सिटी हुआ करता था। तो बेंगलोर में लकीली मुझे जॉब भी वहाँ पे मिल गया और जो फील्ड मुझे चाहिए था वो वाला उसी में। फील्ड में वहाँ पे जॉब मिला। तो अच्छा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। अच्छा, बढ़िया। मतलब तो आपको तब क्या डिफरेंस लगा था गुजरात से बेंगलोर मूव होते हुए? कैसा लगा था गुजरात से बेंगलोर? बेंगलोर मुझे थोड़ा टफ ट्रांजिशन लगा था, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसी जगह पे मैं एक्सपोज हुआ जहाँ पे लैंग्वेज का मुझे आइडिया नहीं था। और बेंगलोर में उस टाइम पे थोड़ा लैंग्वेज बैरियर था ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। ऑफिस में इतना इशू नहीं आता था, बट डे टू डे रूटीन में वहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज बैरियर्स रहता था। कल्चरली इतना ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं लगा। बट बैंगलोर, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे बैंगलोर में ही सेट होना है, तो मैं थोड़ा प्रिपेयर था उसके लिए। खाने का प्रॉब्लम मुझे काफ़ी हुआ वो था। मोस्टली गुजरातियों को। गुजराती, हाँ, वेजिटेरियन। और वेज। सो वहाँ पे मतलब जहाँ पे शुरुआत में रहे थे आसपास के एरिया में बहुत सारे ओपन नॉन वेजिटेरियन स्टोर्स, तो वो थोड़ा मुश्किल लगा था। मुश्किल। अब यहाँ पे गुजरात में ऐसी आदत नहीं होती देखने की। तभी वो बहुत ही गुजरात hard हो में जाता इतना है। नहीं रहता। तो फिर लैंग्वेज बैरियर मतलब वहाँ पे कौन से लैंग्वेज ज़्यादा यूज? वहाँ पे कन्नड़ होता है ओह। और हिंदी समझ लेते हैं, बट आई थिंक द लॉट ऑफ टाइम आई ऑब्जर्व कि पीपल प्रीफर कन्नड़ कन्नड़ में और बात हो। हिंदी। तो कुछ बेसिक फ्रेज हमने ओवर द टाइम यूज़ कर लिए थे। बस में जो ट्रैवल करते थे ऑटो में, तो उसमें भी थोड़ा बेसिक वर्ड्स हमको थोड़ा बेसिक, सीख लिया था। और ऐसा नहीं है सब लोग, मतलब फिर वो हिंदी इंग्लिश मिक्स काम में चल चलता जाता है। था। हाँ। और फिर एक बार रूटीन सेट हो गया तो उसके बाद फिर तो इतना ज़्यादा इशू नहीं लगा। सबसे बड़ा बात है ये था कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी फ्रेंड्स थे। सो रूममेट्स थे, प्लस ऑफिस में बहुत सारे लोग थे जो गुजरात की। इवन गुजरात से भी आए थे। अच्छा। और फिर आजू बाजू के स्टेट से भी, मतलब तो फिर लाइफ थोड़ा इजी इजी गया हो था। जाता है मतलब। नहीं, वो बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। कहीं पे बाहर शिफ्ट होते हैं और अपने लोग होते हैं तो फिर हाँ, डेफिनेटली ही फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। फिर वहाँ के कुछ लोकल जो लोग थे वो भी हमारे साथ कलीग थे, तो उनके साथ भी फ्रेंडशिप हो गई थी। फिर तो क्या है, उनके साथ चलते हैं तो कोई इशू भी नहीं रहता था, ना लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम आता था ना। लेकिन वो 3 साल बहुत ही अच्छा एंजॉय किया था, मतलब
अपार्ट फ्रॉम वर्क पूरा हम्म, कर्नाटक, गोवा, ये सारा एरिया एक्सप्लोर कर दिया था। एक्सप्लोर कर दिया। लेकिन मतलब ये तो दूसरी बार आपने मूव किया होगा, पहले आपका बर्थ कहाँ पे हुआ था? बड़ौदा। मेरा आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बड़ौदा, बड़ौदा, ओके। गुजरात। तो वहाँ से आपने शिफ्ट किया कॉलेज के वक्त नडियाद? हाँ, नडियाद में 4 साल 4 नडियाद साल। शिफ्ट हुआ और कॉलेज ख़त्म करके वापस बड़ौदा आया और फिर जॉब शुरू हुआ तब बैंगलोर शिफ्ट किया। बेंगलोर शिफ्ट किया। और मतलब करियर की वाइज बेंगलोर कैसा था अपने जो सिटीज़ है अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा के कंपैरिजन में? अच्छा था तब? बैंगलोर में 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। ग्रीनरी, वहाँ पे हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बहुत सारे पार्क्स है। वो वॉकिंग ट्रेल जो जनरली हमारे गुजरात में मुझे ऐसा दिखा नहीं नहीं, दिखता। बट बैंगलोर में हर थोड़ी थोड़ी जगह पे पार्क्स है जहाँ पे आप शाम को घूमने जा सकते घूमने हैं। जा सकते हैं। मुझे कल्चरली बहुत ही स्ट्रांग लगा वहाँ पे। मतलब बहुत सारे मंदिर है वहाँ पे, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मतलब वो माहौल अच्छा माहौल रहता है अच्छा वहाँ रहता पे। है। और साथ साथ उतना मेट्रोपॉलिटन भी है कि आपको अगर मॉल्स में इंटरेस्ट, पब्स, बार्स, मतलब पब्स कुछ बार भी है तो मतलब लाइफस्टाइल बेस्ट एकदम ऑफ मॉडर्न बोथ, भी है, हाँ। एकदम कल्चरल भी कल्चरल है। भी है मतलब। सो दोनों मिक्स है, प्लस वेदर बहुत अच्छा है। हाँ, वो बहुत सुना है। हाँ, बैंगलोर में आई थिंक 12 महीने कभी भी बारिश हो सकती हाँ, है, वो बारिश बट बहुत इन जनरल इतना गर्मी नहीं नहीं रहता, होती। तो वेदर बहुत अच्छा रहता अच्छा है। रहता है। और ट्रैफिक का कैसा था तब? अभी तो ट्रैफिक तो बहुत इश्यूज उस टाइम पे है। भी मुश्किल था। आई थिंक मेट्रो बनना शुरू हुआ था हाँ उस टाइम हाँ। पे, सो मेट्रो बनी नहीं थी। हम्म मुझे नहीं पता, अभी मैं गया नहीं हूँ मेट्रो बनने के बाद, बट बैंगलोर का ट्रैफिक उस टाइम पे भी बहुत बहुत मुश्किल था। अभी भी लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, मेरे हाँ, जो कलीग्स है वहाँ पे वो भी यही कंप्लेन करते सो हमने क्या किया था कि हमने एग्जैक्ट मतलब हमारे ऑफिस से 2-3 किलोमीटर के रेडियस में ही हमने रहना, हैं। हाँ, मतलब जो भी घर पे हम रहते थे तो वो उधर पास में ही रखा था पास हमने, में ही उधर रखा। ही ढूंढा था प्राइमरीली हमको। मतलब सिटी में जाना नहीं था ट्रैफिक थ्रू, इजी हो जाता है इजी, आना ये जाना। बहुत इजी रहता है। फिर क्या है, खाली वीकेंड्स पे अगर बाहर निकलना है तभी ट्रैफिक फेस ट्रैफिक करना फेस पड़ता करना है। पड़ेगा, ओके। एंड वो कौन सा पॉइंट था जब आपने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने ड्रीम सिटी में थे, राइट? तो फिर हाँ, वो कौन सा पॉइंट हुआ कि अब मेरे को नहीं, यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है या फिर सैचुरेट हो रहा है, अब मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा? सो उस टाइम पे मेरा कनाडा का या कोई फॉरेन कंट्री में जाने का कोई प्लान नहीं प्लान था। नहीं था। लेकिन हाँ, 2 चीज़ मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गई थी। एक तो मैं VLSI में जॉब शुरू किया, जो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए एक अच्छा फील्ड अच्छी। रहता है, बहुत डायनेमिक फील्ड है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी अच्छा है। हम्म सो उस टाइम पे जॉब शुरू किया, 2 साल निकाला तो आइडिया आ गया कि VLSI में अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी बनना है तो 7-8 साल मिनिमम लग जाएंगे, जो पूरा चिप डिज़ाइनिंग का फ्लो है वो समझने में। हम्म, सो शायद मेरे में उतना पेशेंस नहीं नहीं था, है। और मेरा बैक ऑफ द माइंड में एंटरप्रेन्योरशिप के उसमें आगे उसमें बढ़ना है, घुसना है, हाँ। वो एक चल रहा था। और दूसरा ट्रिगर तब हुआ जब मेरा रूममेट जो था वो एकदम एक्टिवली कैट का प्रिपरेशन कर रहा था, तो ऑफिस से आते ही मतलब अगर मतलब मैं कुछ टाइम पास की चीज़ें करता हूँ, टीवी देखता हूँ या घूमने के लिए के प्लान बनाता हूँ, तब वो जाके बैठ के पूरा पढ़ाई शुरू कर देता था। पढ़ा। सो ये मतलब ये बहुत होता है, ये ये थोड़ा मोटिवेशन। मुश्किल लगा। और फिर वो भी बोल रहा था कि क्या ये कर रहा है, तेरे को भी MBA करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो चालू कर दे पढ़ाई। तो फिर उसके साथ साथ फिर मैंने धीरे धीरे करके उसके साथ साथ कैट का प्रिपरेशन शुरू कैट का किया। प्रिपरेशन। सो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि यहाँ से करियर यहाँ पे ले जाना है, बट हाँ, VLSI में 7 साल नहीं निकालना ये श्योर हो गया था। और फिर ये धीरे धीरे कैट का कैट का प्रिपरेशन चल रहा था। ओके, तो वो, हाँ, ये बहुत होता है कि ये तो नहीं करना है, आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हाँ, ये तो नहीं करना है, तो आपका वो डिसाइड मतलब हो वहाँ गया। पे इतना पता चल गया था कि अगर मैं 7-8 साल यहाँ VLSI में रहूँगा तो शायद ये फील्ड का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाऊँगा, बट इट विल बी कोर टेक्निकल। कोर टेक्निकल, या सो बिजनेस अक्यूमेन मेरा इतना था नहीं उस टाइम पे। तो सोचा कि MBA करने के थ्रू शायद वो बिजनेस अक्यूमेन सीखने को मिल जाए, सीखने को या मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम मतलब कोर टेक्निकल कॉम्पिटेंसी अगर
कंपनी कैसे चलाते हैं, बिजनेस के क्या डायनामिक्स रहता क्या है, dynamics? अगर वो सब पता करना है तो उस फील्ड में जाना पड़ेगा। एमबीए में तो हाँ, mostly तो हो सकता था शायद वो रास्ते पे आगे चलता तो वहाँ से ट्रांजिशन हो हाँ सकता था, ट्रांजिशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाओ या कहीं और, बट आई गेस उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ Decide कि हुआ, एमबीए का प्रिपरेशन ही कर लेते हैं। तो फिर आपने कैट देकर यहाँ पे आए थे यॉर्क में या फिर नहीं, तो कैट जो है वो इंडिया में हाँ एमबीए इंडिया के में लिए है। सो उस टाइम पे मतलब टारगेट यही रखा था कि आईआईएम्स में जाना है। अटेम्प्ट करना है, तो फुल प्रिपरेशन किया। अनफॉर्चुनेटली मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया था, सो कैट में मेहनत बहुत की, स्कोर अच्छा नहीं आया। लेकिन फिर उस टाइम पे दो तीन चीज़ें और हो रही थी। एक तो ये हुआ था कि बैंगलोर में मेरा जहाँ जॉब था वहाँ पे मुझे ले ऑफ मेरा हुआ था। ओके वो काइंड ऑफ वो टेम्पररी ऑप्शन उन्होंने दिया था कि Okay. कुछ टाइम के लिए ऑफ करते हैं। तो वो उसका यूटिलाइजेशन इस तरह से किया था कि चलो अभी टाइम है कुछ तो हाँ प्रॉपर प्रिपरेशन कर देते हैं। फिर फुल टाइम स्टडी काफ़ी किया, बट कैट मेरा क्लियर हुआ क्लियर नहीं। नहीं हुआ तो तब ये थॉट आया था पहली बार कि चलो अभी इतना प्रिपरेशन किया ही है तो कैट की वजह जीमैट दे देता हूँ। तो जीमैट जो है वो अक्रॉस द ग्लोब Across the आप globe. एमबीए के लिए टारगेट कर सकते हो। सो बिकॉज वो कैट का प्रिपरेशन वेस्ट ना जाए, ये थॉट प्रोसेस से जीमैट दिया, ओके और जीमैट में मेरा अच्छा स्कोर आ गया। ओह तो जीमैट का स्कोर आ गया तो उसका एग्ज़ाम अगर आप दोगे तो ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम का स्कोर आता है तब यू कैन सेंड दैट स्कोर टू 5 यूनिवर्सिटीज़ फॉर फ्री। ओके सो उसके चलते वहाँ पे कुछ ना कुछ 5 यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखना था। तो तब मैंने कनाडा में 2-3 यूनिवर्सिटी का लिखा था और सिंगापुर में 2-3 ऐसा कुछ लिखा था। कनाडा प्राइमरीली लिखा था बिकॉज मेरी सिस्टर 5 साल पहले कनाडा में सेट हुई थी। सो वो लोग वेल एस्टेब्लिश थे, उनका मतलब घर था और फैमिली फैमिली सेटअप सेटअप था। था और मेरे पेरेंट्स को भी मतलब वो थोड़ा कंफर्ट लेवल था कि अगर बाहर जाना है तो तो कनाडा में कनाडा जाए। एक फैमिली मेंबर है तो फिर इजी हो जाएगा हाँ, बट मैं फिर वो रैंकिंग देख के मैंने जो भी सोचा कि अगर इंडिया के टॉप 10 नहीं हो रहा है तो मैं ग्लोबल टॉप 50 का लिस्ट बना के उसमें कनाडा और सिंगापुर के गिन के 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। तो उसमें से फिर आगे कनाडा का एक यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने एमबीए किया वहाँ से मुझे कॉल आ गई, और दूसरा मुझे सिंगापुर से भी कॉल आ गया, लेकिन फिर 6 महीना वेट करना था सिंगापुर में। तो कनाडा के लिए मतलब सभी फैक्टर्स अलाइन हो रहे थे, तो फिर ऐसा सोचा कि कनाडा में तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया यूके ये सब ऑप्शन आपने नहीं देखे थे यूएस का। सो ऑस्ट्रेलिया यूके तो मैंने नहीं देखा था। था कनाडा भी एज आई सेड कि सिस्टर थी Sister तो की वजह थोड़ा मतलब बैकग्राउंड था, ये पता था। तो कनाडा और यूएस मैंने रिव्यू किया था, बट फीस बहुत ज़्यादा था यूएस का। हाँ सो कंपेयर टू कनाडा, यूएस में उस टाइम पे फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा था। सो उसके लिए मैंने यूएस को इतना मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस इंटरेस्ट नहीं दिया उस टाइम पे नहीं दिया था। ओके तो आपने यहाँ पे कितना फीस था यॉर्क में सो यॉर्क यूनिवर्सिटी में जो शूलिक बिजनेस स्कूल है, सो सबसे पहले तो शूलिक बिजनेस स्कूल कनाडा के टॉप 3 में आता है। ओह तो फीस स्ट्रक्चर जब मैंने देखा था तो यहाँ पे जो टॉप 3 है वो रॉटमैन बिजनेस स्कूल है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का, शूलिक जो है यॉर्क यूनिवर्सिटी का, और आईवी बिजनेस स्कूल है वो क्वींस यूनिवर्सिटी का है। ओके सो ये 3 का टारगेट वो 3 में मैंने अप्लाई किया था। हालांकि मुझे कॉल खाली शूलिक से ही आया था। एक चीज़ जो मुझे अच्छा लगा उसमें कि शूलिक उस टाइम पे इंडिया में अपना फुटप्रिंट्स शुरू करने का ट्राई कर रहा था। तो उन्होंने ऑलरेडी मुंबई में जो एसपी जैन यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया का वेल रेप्यूटेड एमबीए यूनिवर्सिटी है, सो उन्होंने एसपी यूनिवर्सिटी से टाई अप किया था, एसपी जैन से। और ये प्लान था कि पहला साल एसपी जैन में पढ़ना है, दूसरा साल यहाँ टोरंटो में पढ़ना है, बट द प्रोग्राम विल बी कंसिडर्ड फुल टाइम कैनेडियन प्रोग्राम। ओके वहाँ रह के आप यहाँ का कर रहे थे।
जब आप वीज़ा का प्रोसेस और ये सब देखा, तब अल्टीमेटली प्लान ये था कि 2 साल पढ़ाई होगी तो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। सो ये जो प्रोग्राम था उसके बेनिफिट ये था कि इसमें उन्होंने 10,000 फीस का स्कॉलरशिप बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए रखा था। बढ़िया। सो टोटल फीस आप पूछ रहे थे, सो मेरा 2010 की बात है, तब फुल टाइम एमबीए का कॉस्ट था $60,000 कैनेडियन डॉलर। ओह हाँ। सो नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा था, बट बात ये थी कि मतलब उस समय मेरे दिमाग में ये था कि अगर आईआईएम्स में कर रहे हैं, टॉप 10 अगर इंडिया में कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट भी उस तरह से मिल जाता है। मिल जाता है ये। सो हालांकि मैंने इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था, बट जस्ट ये अजम्पशन के साथ चला था कि चलो इंडिया में अगर टॉप 10 में भी इतना हो जाता है, तो ये तो कनाडा के टॉप 3 में है, तो इजी हो जाएगा। सो ज़्यादा डिटेल में रिसर्च नहीं किया। और 60,000 फीस था, 10,000 कुछ स्कॉलरशिप था, और 1 साल मुझे मुंबई में ही पढ़ना था। तो ये था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग शायद उतना ज़्यादा होगा नहीं। और सेकंड ईयर में भी बिकॉज मेरे सिस्टर का घर था, तो वहाँ पे भी इतना कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं हुआ। सो ये सब फैक्टर्स देख के थोड़ा हिम्मत करके कर लिया था। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल था, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि चलो इतना इजीली मैनेजेबल। हाँ, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। हमारा ऑलमोस्ट 40,000 समथिंग है। लेकिन 2 साल का 40,000, और हम पार्ट टाइम वगैरह भी कर लेते हैं, फिर भी ये ज़्यादा लगता है। तो एंड दिस इज बैक इन 2010, राइट? तो 2010 में इतना ज़्यादा 60,000 इज टू मच। सो उस टाइम पे दो तीन फैक्टर थे। थोड़ा बहुत मेरा खुद का सेविंग था, हालांकि वो थोड़ा बहुत ही रहा था, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन करने में उसमें फीस में ही काफ़ी जाता है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का फाइनेंशियल सपोर्ट था, और मुझे थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे सिस्टर ब्रदर इन लॉ का भी काफ़ी था। सो ये सारे फैक्टर्स के चलते ऐसा हुआ था कि थोड़ा हिम्मत करके ये स्टेप ले लेते हैं। सो हाँ, फिर फर्स्ट ईयर मुंबई में ही था, सोचा कि इतना ज़्यादा कुछ मतलब मुंबई है तो इतना रिलेटिवली कम कॉस्ट ऑफ लिविंग रहेगा। और फिर सेकंड ईयर में वहाँ पे 8 महीना पढ़ाई बाकी थी खाली, तो वो कॉम्पैक्ट प्रोग्राम था। तो आइडिया ये था उस टाइम पे कि 8 महीना पढ़ाई करके फिर अच्छा खासा जॉब मिलेगा तो रिकवर हो जाएगा, रिकवर जल्दी हो जाएगा। तो ये सब सेटअप था मन में, चल रहा था। तो फिर आप जब यहाँ पे आए, 8 महीना ही आपने यहाँ की कॉलेज में किया, राइट? हाँ, तो मैंने 2 टर्म इंडिया में किया और 2 टर्म यहाँ पे किया। सो उसमें भी जो 2 टर्म मैंने इंडिया में किया, उसमें प्रोफेसर्स यहाँ से आते थे वहाँ पढ़ाने के लिए। आधे सब्जेक्ट में ऐसा था, और आधे सब्जेक्ट एसपी जैन के प्रोफेसर्स से पढ़े थे। हालांकि मेरा ये भी था, एज आई सेड, कि मैं उस टाइम पे इतना एक्टिवली, मतलब माइंड ऐसा नहीं था कि फॉरेन में जाना है। आई थिंक मैं थोड़ा और एंटी फीलिंग था मेरे मन में कि इंडिया में ही रहना है। सो एसपी जैन वाला प्रोग्राम चूज करने का ये भी पर्पस था कि चलो वहाँ से अगर मैं वापस भी आना हो जाता है तो एसपी जैन का नाम इतना अच्छा है कि इंडिया में भी जॉब अच्छी मिल जाएगा, एंड ये टाइप की वजह से और भी आपकी डिग्री एनहांस हो जाएगी। सो या ये थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे। सो 2 टर्म वहाँ पे 8 महीना मुंबई में किया, और उसके बाद वो प्रोग्राम खत्म, मतलब मुंबई का टर्म खत्म करके वो पहला बैच था यॉर्क शुलिक का, जो इंडिया प्रोग्राम बोलते हैं उसको। सो 2 चीज़ें बहुत अच्छा हुआ कि एक तो 25 लोग सिलेक्ट किए थे। सो बिकॉज हम 25 एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़े और एक ही साथ हम सब यहाँ पे आए, तो वो हमारा जो बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन गया था। सो एक अच्छा इकोसिस्टम बन जाता है। और कनाडा आके नेचुरली घर पे, मतलब मुझे घर जैसा ही पूरा लगेगा फीलिंग आया, और घर का ही माहौल मिला, तो वो एक अच्छा इकोसिस्टम मिला। ट्रांजिशन बहुत इजी हो गया, ट्रांजिशन काफ़ी इजी हो गया। फिर यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी में गए तो आपको क्या डिफरेंस लगा कि कुछ तो अलग है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है कंपेयर टू आवर यूनिवर्सिटी? सो मैंने बहुत सुना था कि फॉरेन में पढ़ाई इतना इजी रहता है, इतना मुश्किल नहीं होता, और इंडिया में भी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, तो ऐसा लगा था कि रिलेटिवली इजी होगा, निकाल लेंगे फटाफट। हाँ, बट वो ऐसा केस था नहीं। एक्चुअली
मुझे तो मुंबई में ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो गया था, अच्छा। क्योंकि जो हम 25 लोगों का बैच था उसमें एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 6 साल का था। ओके। सो मैं और मेरे जैसे और 3-4 स्टूडेंट्स थे जो कि रिलेटिवली कम कम एक्सपीरियंस वाले थे, एक्सपीरियंस वाले। जो 2 साल से लेके 4 साल के एक्सपीरियंस वाले थे, बट मेजोरिटी ऑफ द क्लास जो था 6 वो years। 5 साल के ऊपर के एक्सपीरियंस का था। सो एमबीए में एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बैचलर्स के बाद तुरंत एमबीए करने में इतना मज़ा मज़ा नहीं नहीं है। है। हाँ, क्योंकि वो कुछ कॉन्सेप्ट से ऐसा होता है जो आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस कॉरपोरेट्स में जॉब किया हुआ है तो यू कैन इजीली रिलेट टू इट, राइट। या। सो 3 साल का मैं बोलूँगा कि फिर भी ठीक ठाक ठीक एक्सपीरियंस ठाक था, एक्सपीरियंस। बट आई कुड इजीली सी कि जो बाकी बंदे हैं उनके क्या पर्सपेक्टिव्स है, उनके व्यू पॉइंट क्या है, वो काफ़ी अलग आते थे। सो एक तरह से लर्निंग बहुत अच्छा अच्छा मिला, मिला। बट उसमें मेरा थोड़ा मोरल भी डाउन हो गया था कि, और ये भी हो गया था कि मैं कैसे मतलब कैचअप कर कैचअप कर पाऊंगा। पाएंगे। लाइक आप बोल सकते हो कि मैं लाइक बिलो एवरेज स्टूडेंट थोड़ा रहा इंफीरियर था। फील होता हाँ, है। और कनाडा में आके ये चीज़ और कॉम्प्लेक्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्लास का साइज़ थोड़ा बड़ा रहता था। अच्छा। जैसे वहाँ पे 25 लोग थे, यहाँ पे ऑन एवरेज हमारे 30-35 लोगों का क्लास रहता था, बट सेकंड ईयर में इट गोज टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन। या। तो फिर यहाँ पे ये था कि वही 25 लोग थे नहीं, अच्छा। उसमें से नया शायद है। 4-5 थे, बट बाकी का जो यहाँ का रेगुलर बैच है वो हमने उनके साथ ज्वाइन किया। सो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा था। एक टाइम पे हमारे क्लास में ये काउंटिंग हुआ था, आउट ऑफ 35 मतलब 16 नेशनैलिटी के बच्चे थे। ओह। सो वो बहुत ही बहुत अच्छा ही। एक्सपीरियंस था, क्योंकि सबके लैंग्वेजेस अलग है, लैंग्वेजेस अलग। सबका कल्चर अलग है, सबका वर्किंग स्टाइल अलग है। सो वो एक्सपीरियंस मेरा मतलब वो शायद मुझे और इंडिया कहीं में ना और मिलता। कहीं पे नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो प्रोग्राम भी इस तरह से सेटअप किया हुआ था कि काफ़ी सारा कोलैबोरेशन करना पड़ता है। तो नेटवर्किंग। हाँ, मतलब ये कोलैबोरेशन तो खाली पढ़ाई के लिए, ओके। बट उसके बाद जैसे थर्ड सेमेस्टर के बाद नेचुरली सबका टारगेट होता है कि मैं वर्क प्लेस में जल्दी से लग जाऊँ। ऑलरेडी आपके पास इतना डेब्ट होता है। फाइनेंशियल मतलब लोन लिया हुआ है या इवन पेरेंट्स के पैसा पैसा है, है। तो बट ये रहता है कि किस तरह से मैं जल्दी से रिकवर पैसे करें। कमाऊंगा। सो तीन सेमेस्टर के बाद तो फोकस जब सबका जा रहा था करियर सेट करने में, मैं स्टिल उस टाइम पे थोड़ा कैचअप कर रहा था। कि चलो, एक तो लैंग्वेज बैरियर्स थोड़ा आ रहा था, कि इंग्लिश इतना फ्लुएंट नहीं आ रहा था, और जब आसपास में सभी लोग इतना फ्लुएंटली बात कर रहे हैं, इवन जब कुछ टीम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब भी ऐसा लग रहा है कि हम मेरी वजह से मतलब टीम लेट डाउन हो रही है। सो उस टाइप के जब सिनारियो बन रहे थे, तब ऐसा हुआ कि पहले कुछ भी करके एटलीस्ट सरवाइव कर जाए और ये निकाल ले और उसके बाद जॉब का फोकस करें। सो आज तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब जॉब एक मतलब प्राइमरी फोकस रहता है पढ़ाई के लिए आने का। मैंने वहाँ पे मतलब कनाडा में आके पहला तीसरा सेमेस्टर तो कोई जॉब नहीं किया था। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि 13-14 घंटा मेरा पूरा पढ़ाई में जाता था। फिर यूनिवर्सिटी में कुछ जॉब्स मिल गए थे, मतलब वो बहुत ही मतलब कैजुअल टाइप के रहते, पार्ट टाइम जॉब्स बेसिकली। पार्ट टाइम, तो ऐसा 20 आवर्स भी पूरा नहीं किया वीक का। अच्छा। बट कुछ मिल रहे थे, तो वो कर रहा था कि चलो कुछ ना कुछ कमाई हो सके। बट इन जनरल वो 8 महीना मेरा पूरा फोकस पढ़ाई में ही रहा था, तो मुश्किल था, बट वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके निकल गया। जो मेरे 25 लोग हम साथ में आए थे, उसमें से कुछ 3-4 मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। सो वो 3-4 फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ही इनवैल्यूएबल था। मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सकते थे कि यार ये क्या चल रहा है, कहाँ पे आ गए, क्यों आ गए।
सो ये सब डिस्कस करते Discuss रहते थे। नहीं, वो बहुत हेल्प करता है, हाँ। दोस्ती निकाल देते बाहर, अगर कुछ हो तो कुछ फिर मतलब एक थोड़ा इकोसिस्टम अच्छा मिल जाए अच्छा मिले। तो वो सरवाइव इजी हो जाता है। मतलब क्योंकि इस फेज में एक तो यहाँ का वेदर और एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है कि थोड़ा डिप्रेसिंग फील हो ही जाता है, तो ऐसे में अगर दोस्त नहीं होते तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। आपका वो अच्छा था कि दोस्त है, फैमिली सेटअप भी है, फैमिली तो भी था, हाँ। वो इजीली आपको बाहर निकाल सकते हैं वहाँ से। हाँ। एंड यहाँ पे प्लेसमेंट्स जैसा नहीं होता है, राइट, एमबीए में भी, या फिर कॉलेज आपको हेल्प करती है किसी वे में? ओके, प्लेसमेंट की बात करते हैं। इंडिया में जो मतलब जैसे मेरा इंजीनियरिंग के बाद भी कैंपस से प्लेसमेंट हुआ था, सो क्या हमारे वहाँ ये सेटअप था कि कंपनीज आती है, सब इकट्ठा होते हैं, फिर रिटर्न एग्ज़ाम रिटर्न लेते एग्जाम हैं, लेते हैं, फिर ओरल हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन हो जाता है, और उसके बाद ऑफर मिल जाता ऑफर है। मिल जाता है। सो कनाडा में वो सेटअप बिल्कुल नहीं नहीं है, है। बिल्कुल नहीं है। यहाँ का सेटअप ये है कि दे कॉल इट नेटवर्किंग इवेंट। ओके। ठीक है, तो जैसे मैं टोरंटो में पढ़ा, और टोरंटो में यूजुअली बैंकिंग सेक्टर, कंसल्टिंग अच्छा सेक्टर है। ज़्यादा है। सो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में कई बार बहुत सारी कंपनियां, जैसे बहुत सारी बैंक्स और कंसल्टिंग कंपनियां आती है, वो नेटवर्किंग इवेंट रखते हैं। सो नेटवर्किंग इवेंट में क्या रहता है, जैसे कि एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे स्टूडेंट्स कैन गो, कंपनीज विल कम विथ 6-7 डेलीगेट्स, ओके। वो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, बताते हैं। पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं, और उसके बाद वो जो 6-7 डेलीगेशंस आते हैं, उसमें कई सारे एल्यूमनाई होते हैं। सो यहाँ पे एल्यूमनी नेटवर्क ये बहुत ही बहुत अच्छा मैटर कॉन्सेप्ट है, ओके। कि जैसे मैंने शुलिक से किया है, सो आई एम नाउ शुलिक एल्यूमनी। आज भी मतलब मैं यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट में हूँ, मतलब मैं सामने से एफर्ट नहीं लगाता, बट वो लोग उनके डेटाबेस में मेरा रिकॉर्ड अपडेट करते रहते हैं। अगर मैं सप्लाई चेन में हूँ, किसी को सप्लाई चेन की ज़रूरत है, तो मुझसे कनेक्ट करवाते हैं। सो ये यूनिवर्सिटीज़ वाले ये एफर्ट लेते हैं, वहाँ की जो क्लब्स रहती है ये एफर्ट्स लेती एफर्ट्स है। डालती है। आई डोंट नो, अभी शायद इंडिया में ये बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया हाँ, होगा। हमारा लाइक हम जो कॉलेज में से थे पीडीपी, वहाँ पे भी ऐसा है, हम सबका एल्यूमाई डेटा भी है उनके पास कि ये बंदा कहाँ है, अभी कोई कंपनी राइट। में है या फिर कोई अब्रॉड है, तो सारा डेटा लेके वो एक नेटवर्क बनाने का ट्राई करते हैं ऐसे। सो अच्छी बात है, ये होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैंने कोई भी मेरे सीनियर से या कॉलेज पास आउट से मैंने बात किया हो इंडिया में, जब मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। सो यहाँ पे ऐसा है कि अगर जॉब चाहिए तो आप एल्यूमनी नेटवर्क का को लेवरेज कर सकते हो, और वहाँ से कुछ सपोर्ट इजीली मिल जाता है। तो वो जो नेटवर्किंग इवेंट में डेलीगेशन आता है, उसमें यूजुअली ये ट्राई करते हैं कि सेम यूनिवर्सिटीज़ के एल्यूमनी हो, सो दे कैन एक्सप्लेन इट बेटर। और वो प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद जो होता है, उसमें जैसे हर एक डेलीगेट के साथ स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप जाता है, बात करता है। सो वो जो बात करना है, क्या बात करना है, मतलब कौन से टॉपिक पे बात करें, किस तरह से बात करें कि यू लीव सम इम्प्रेशन ऑन देम, सो दैट दे जब उनको चाहिए तो रिमाइंड यू, या राइट, दे रिमेंबर अबाउट, Remember राइट। you, सो वो चीज़ में मैं मतलब 10 में से 0 था। मतलब जो पहली बार मैंने जो नेटवर्किंग इवेंट अटेंड किया था, और जो प्रेजेंटेशन के बाद का जो सेशन मतलब पूरा हुआ था, ये मेरे लिए एकदम शॉक जैसा माहौल था कि ये क्या हो रहा है। क्या मतलब एक जन के साथ 10 बच्चे खड़े होके बात करते हैं। मैं ट्राई भी किया कि मतलब ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं था, मैंने बोला जाता हूँ, मैं गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। ओके। और वो बहुत ही मतलब बुरा फीलिंग था। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, मुझे लगता है मैं 10 नेटवर्किंग सेशन किए, बट या ज़्यादा से ज़्यादा मैं खाली बात करके हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन फ्रेश ग्रेजुएट, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछा, बट क्वेश्चन होते हो, आई डोंट थिंक मतलब कोई ऐसा कन्वर्सेशन कर पाया था जिससे कोई इम्प्रेशन छोड़ सकते हैं वहाँ पे। सो ये सबके लिए नहीं होता, मतलब ये मैंने रियलाइज किया मेरे लिए नहीं था। सो डेफिनेटली मतलब फिर अप्लाई तो हम कर लेते हैं,
बट कॉल ही नहीं आ रहे थे कोई। हम्म, तो पता चला, मतलब ये मेरा वीकनेस एक मुझे पता चला था कि इसके ये ऊपर काम नेटवर्किंग करना में मैं बहुत वीक हूँ। हम्म, सो उसका ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं? हम्म, सो उसके ऑल्टरनेट में फिर कुछ चीज़ें सोची, जैसे लिंक्डइन यहाँ पे इवन 10 साल पहले बहुत पॉपुलर था, Okay. एक्टिवली यूज़ हो रहा था। हम्म, सो लिंक्डइन का यूज़ किया। हमारे जो है MBA स्कूल था, उसका कैरियर सेक्शन ठीक ठीक ठाक था, ठीक-ठाक मतलब था, वो गाइडेंस दे देते थे। वहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छे काउंसलर मिले थे। हम्म, तो उन्होंने मुझे मतलब रिज्यूम फाइनलाइज करने में लिंक्डइन पे कैसे अप्रोच करते कैसे अप्रोच हैं, इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन, सो ये सारे एरिया में मुझे बहुत हेल्प की थी। सो लिंक्डइन में ये हमारा मेरा अंडरस्टैंडिंग आज भी यही है कि 10 को रिक्वेस्ट भेजोगे, एक दो एक एक्सेप्ट तो करेंगे, accept करेंगे। और ऐसे करके अगर आप 10 जिसने एक्सेप्ट किया है उनको फिर से अप्रोच करोगे, कॉफ़ी के लिए मिलोगे, तो वो एक दो लोग आपको आपको हाँ मिल कहेंगे जाएंगे, और आपको बुलाएंगे। इवन आप बुलाएंगे उनके वर्क प्लेस पे बुला वर्क सकते हैं या तो कहीं पे कॉमन जगह पे बुला सकते हैं। सो इस तरह ये मेरा थोड़ा कंफर्ट जोन था। मैंने लिंक्डइन पे बैठ बैठ के 100 लोगों को भी अप्रोच किया था, और फिर एवरी वीक में 2 या 3 ऐसे कॉफ़ी कन्वर्सेशन सेटअप करता था, और फिर जाके उनको मिलके वो 1-on-1 जब कन्वर्सेशन होता है तब खुल के बात कर खुल सकते के हैं बात कर सकते हैं कि आपका भी क्या इंटरेस्ट है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ये भी बता सकते हैं। बता सकते हैं और वो भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे मतलब इंडस्ट्री में एंट्री एंट्री किया। लिया था। सो मतलब बेसिकली जिसको भी करना है तो 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। एक तो स्किल्स पे काम करो, सॉफ्ट स्किल्स, फिर आपका जो भी लिंक्डइन के थ्रू आप जितना कनेक्ट हो सके उनको कनेक्ट करने का ट्राई करो। एंड थर्ड थिंग, आप नेटवर्किंग पे ध्यान दो, कैसे आप नेटवर्क बना सकते हो, जो इंडस्ट्री में आपको जाना है उस कंपनीज के लोगों को आप मिलने का ट्राई करो। सो ये सब आप अभी से जैसे ही लोग आते हैं तभी से आप ट्राई करने लगो कि कैसे आप ये इनकलकेट कर सकते हो, ताकि आपको बाद में फील्ड की जॉब जल्दी मिल जाए। तो आपको अब बाद में पहली जॉब कौन सी थी? जैसे मैंने बताया था, मेरा माइंडसेट उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप का था, जो ट्रिगर किया था ये पूरा प्रोसेस। सो क्या होता है बाय द टाइम, मतलब एक स्टेज ये आ गया था कि मतलब पढ़ाई में से आपका ध्यान निकालो, मतलब इतना मतलब बिजी शेड्यूल रहता था। तो पहला थॉट माइंड में यही आता था कि किस तरह से हम फीस हमारा पे बैक करें। सो उस चक्कर में मतलब वो जो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पैशन था वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा, और उसके साथ मतलब एक जॉब मिल जाए, मैं एक बार मेरा फीस वीस पे ऑफ कर दूँ, और उसके बाद मैं मतलब करियर पे और ध्यान दे सकता हूँ। सो ये जो ट्रांजिशन था ना, वो वैसे एक तरह से ठीक ही हुआ कि चलो उसके चक्कर में मतलब सेटल होना शुरू हो गया। बट उसका जो फ्लिप साइड ये था कि वो जो पैशन राइट, जो वो 10 साल के पहले के जो एज ग्रुप था उस टाइम पे जो वो जोश था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। सो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ऐसे कुछ ड्रीम के साथ आ रहे हो, ऐसा माइंडसेट के साथ आ रहे हो, तो वो ज़रूर देखना कि कहीं ना कहीं आप उसको मिस आउट ना कर दो। वो थोड़ा थोड़ा उसको भी नर्चर उसको करते रहो भी ताकि वो मर ना जाए। एग्जैक्टली। क्योंकि मोस्टली ये होता ही है कि गुजराती होता है तो कभी ना कभी तो ख्याल आता ही है कि भाई धंधा करना है, बिजनेस करते business ही हैं, करना हाँ। है। और शायद इतना मुश्किल नहीं है। ओके। मैं इतना कैपेबल पर्सन नहीं हूँ इसके लिए बात करने में, क्योंकि मैंने कुछ खास कर नहीं लिया। लेकिन कई लोग हैं जो मैं पहचानता हूँ जिन्होंने थोड़े रिस्क लिए हैं, कुछ फेल भी हुए हैं, बट कई अच्छे मतलब सक्सेसफुल भी रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंचाइजी मॉडल्स बहुत है। हालांकि मार्केट यहाँ पे इंडिया जितना बड़ा नहीं है, बट फिर भी अगर आपको कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के लाइन में करना है तो अपॉर्चुनिटीज़ तो है, वो मेहनत करनी है, ढूंढना है तो मिलेगा। सो यॉर्क यूनिवर्सिटी में जब मेरा कोर्स ख़त्म होने आया था, तब एज आई सेड मतलब ऑलमोस्ट चौथे सेमेस्टर में मैं पैरेलली ये काफ़ी सारे एप्लीकेशंस करना शुरू किया था। सो
पहले 100 एप्लीकेशन होती, 100 कस्टम एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के पूरा उसके हिसाब से रिज्यूमे में चेंजेस करके करते हो। और मैंने अप्लाई किया, ज़ीरो रिस्पॉन्स, मतलब ज़ीरो, मतलब कई बार एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आता है कि हमने रिव्यू किया है। सो 100 के बाद भी अगर ज़ीरो रिस्पॉन्स आया तो मुझे लगा कि अभी कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब कहीं पे तो कुछ मिसिंग है। तब जाके मैंने जो मेरे कैरियर काउंसलर थे उनसे भी बात किया था, बहुत सारे फ्रेंड्स जिनके जॉब उस टाइम पे लग गए थे, अच्छा, उनसे भी मैंने एडवाइस लिया। एल्यूमनी नेटवर्क में कुछ अच्छे एल्यूमनी से मेरा काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हो रहा था, तो उनसे भी बात किया था। सो उन लोगों की फीडबैक से मतलब 2-3 चीज़ें मैंने फिर चेंजेस किए थे मेरे में। जैसे मैंने सप्लाई चेन में मेरा स्पेशलाइजेशन किया था। तो सप्लाई चेन भी बहुत ही वास्ट फील्ड है, जिसमें आपका प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो मैंने फिर टारगेट करके खाली प्रोक्योरमेंट एक सब सेगमेंट को फोकस करके मेरा रिज्यूमे पूरा रिवाइज किया। सो तब क्या होता है कि जब रिज्यूम में आप देखते हो, जिसमें जनरली 10 सेकंड में रिव्यू हो जाता है, वो 10 सेकंड में ऐसा इंप्रेशन आना चाहिए कि यू हैव रियली गुड नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। सो उस टाइप का मेरा रिज्यूमे एक लेवल पे बन गया था। मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि अभी ठीक है। और उसके बाद मैंने खाली प्रोक्योरमेंट की जॉब्स में अप्लाई करना शुरू किया। सो तब जाके मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने लगे थे। सो मैं कहूँगा कि 100 से लेके जो 200 वाले एप्लीकेशन मेरा सेकंड 100 का राउंड था, उसमें से कहीं ना कहीं मुझे 7 या 8 इंटरव्यू कॉल आए। और ऑफ कोर्स जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो फ्रीटोले में था, तो पेप्सी का कंपनी, राइट। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। वो फ्रीटोले में न्यू ग्रेजुएशन का सप्लाई चेन का प्रोग्राम था। मेरे ब्रदर इन लॉ मुझे पूरा ड्राइव करके टोरंटो से किचनर ले गए थे वो इंटरव्यू के लिए। यू वोंट बिलीव, 1 घंटे का इंटरव्यू इतना अच्छे से गया। मैंने यहाँ के इंटरव्यू का स्टाइल पूरा बिहेवियरल क्वेश्चन रहता है। सो कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सारे बिहेवियरल क्वेश्चन। और मुझे बहुत ही ईजी लगा वो। हालांकि मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मुझे लगा कि मैंने मतलब बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं। और मैं 95% कॉन्फिडेंट था कि नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आएगा। सो मैंने 1 वीक वेट किया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा वीक आया, मैंने फिर से हमारे बिजनेस स्कूल में बात किया कि कोई अपडेट है। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने फिर डायरेक्ट वहाँ फ्रीटोले में ईमेल करके इंक्वायरी किया। कोई रिस्पॉन्स नहीं। 1 महीना हो गया, आज के दिन तक कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं था। सो ये हमने भी फेस किया है। जब हम इंटर्नशिप्स के लिए बढ़ते थे तो वो लोग इंटरव्यू लेने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। यू आर सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, वो हम उसी में उलझे रहते हैं कि भाई हुआ कि नहीं हुआ, कुछ तो बताओ। अब एक पॉइंट के बाद तो ये हो जाता है कि भाई ना तो ना, लेकिन वो तो बता दो। सो इंटरव्यू जरूरी नहीं है रिस्पॉन्स मिले वो, बट मेरा ये भ्रम टूट गया कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। सो उसके बाद मैंने जो मेरे करियर काउंसलर थे उनसे बात किया कि क्या प्रॉब्लम आया होगा। तो उन्होंने बोला मैं एक डमी इंटरव्यू लेती हूँ तुम्हारा, राइट। तो इस तरह से उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। उसमें उन्होंने इतने सारे फ्लॉज बताए, मतलब मेरी इंटरव्यू स्टाइल में, मतलब कपड़ों से लेके बैठने का स्टाइल, कौन से क्वेश्चन में मतलब इनका क्या पर्पस रहता है, हिडन पर्पस क्या रहता है। जैसे कि हमको लगता है कि डिस्क्राइब योरसेल्फ, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आप जनरली क्या है अपने रिज्यूम का समरी दे देते हो। कई बार आई थिंक इंडिया में जब ये क्वेश्चन आता था तो हम कुछ पर्सनल स्पेसिफिकेशन भी देते हैं कि भाई मेरे फैमिली में क्या है, राइट। सो इस तरह से जो बेसिक 5-10 क्वेश्चन जो हमेशा रहते हैं, उस पर उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया था। और एक फीडबैक जो उन्होंने दिया था वो मैं आज शेयर करना चाहूँगा कि वो जो 10 क्वेश्चन बहुत ही कॉमन बिहेवियरल क्वेश्चन है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, सिचुएशनल बेस्ड है।
अच्छे आंसर्स लिख लो। अगर आप शुरू में आप इंटरव्यूज दे रहे हो तो लिटरली मतलब क्या बोलना है वो 2-3 पैराग्राफ आप लिख दो हर एक क्वेश्चन के। अभी मैं उस स्टेज पे हूँ कि मैं अभी बुलेट पॉइंट लिखता हूँ तो चलता है इंटरव्यू देने के लिए, बट जब आप शुरू कर रहे हो पूरा सेंटेंस लिख दो उसमें, ठीक है। और वो फीडबैक मैंने उसके बाद लेके फ्यूचर इंटरव्यूज में मैंने किया, और मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मैंने जो प्रीटोले में इंटरव्यू दिए थे उससे मच बेटर मेरे इंटरव्यूज गए बाद। वो स्टोरीज रेडी रखनी पड़ती है। हाँ, और ऐसा नहीं है, मतलब वो जो स्टोरी लाइन आप रखते हो अपने एक्सपीरियंस जो कि प्रोफेशनल होने चाहिए, इंडिया के भी चलेंगे, बट यहाँ के अगर आपने कुछ छोटा बड़ा पार्ट टाइम काम किया है, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसके रिलेटेड एक्सपीरियंस आप लिख के रेडी रखो। जो कोई भी कॉम्पिटेंसी अगर आपको पूछ रहे हैं, जैसे कि उनको जानना है कि आप का एटीट्यूड कोलैबोरेटिव है, ठीक है, आप स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, सो उस सिचुएशन में आप वो एग्जांपल्स दे सकते हो, सो वो प्रैक्टिस आएगा। बट एक बार अगर आपने वो लिख लिया है तो वो बहुत ही इजी रहता है जब आपको बोलना होता है। यार डेफिनेटली वो स्टार मेथड भी, स्टार मेथड जो है वो मतलब एक पूरा कनाडा में मतलब वो डिफॉल्ट है कि कंपनीज एक्सपेक्ट करती है आप स्टार फॉर्मेट में आंसर करो। और स्टार फॉर्मेट में भी क्या होता है, जो आर स्टैंड्स फॉर रिजल्ट, वो रिजल्ट आपका इंडिविजुअल आपने क्या अचीव किया उसमें, ठीक है, वो जो आप अगर क्लियरली बता सकते हो तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। क्योंकि यहाँ पे एचआर जो होती है वो यूजुअली क्वेश्चंस लेके उसमें फिर बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं आंसर, जब आप बोलते हो तब वो कुछ लिखते हैं, तो उसमें वो बेसिकली वही कीवर्ड्स लिखते हैं जिससे वो उनका रैंकिंग कर सकते हैं कि ये कैंडिडेट अगर इतने कीवर्ड्स कवर करता है तो दैट मीन्स कि उसमें उतने एट्रीब्यूट्स उनको लग रहे हैं, और किस क्वालिटी के आप एग्जांपल्स दे रहे हो ये भी मैटर करता है। सो कमिंग बैक टू योर जर्नी, वो आपका बाद में कौन से कंपनी में सिलेक्शन हुआ था यहाँ से? सो मेरे और कितना टाइम लग गया इसमें, जो आपने बोला 100 इंटरव्यू, 100 ट्राइज, उसके पहले 100 वाले? आई थिंक मेरे पास आज भी वो रिकॉर्ड पड़ा है, मेरे सारे फोल्डर्स पड़े हैं, बट मेरे अराउंड 315 एप्लीकेशन हुए थे। ओह माय गॉड 315 एप्लीकेशन हुए थे, और उसके अंदर मुझे टोटल 14 इंटरव्यू थे, मैंने दिए 14 इंटरव्यू दिए थे, जिसमें से 7 या 8 जो थे वो इन पर्सन थे और बाकी के फ़ोन पे थे। मेरा फाइनली 15वां जो इंटरव्यू था जिसमें मेरा जॉब लगा, वो था हस्की एनर्जी, ऑयल एंड गैस कंपनी है जो ONGC का इक्विवेलेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, हालांकि वो कैलगरी बेस्ड था। सो एनीवेज वो जो 300 एप्लीकेशन के जर्नी में मेरा बहुत सारा माइंड क्लियर हो गया था कि अल्बर्टा में मैं फोकस कर रहा था, ऑयल एंड गैस सेक्टर में फोकस कर रहा था, और सप्लाई चेन के अंदर प्रोक्योरमेंट में फोकस कर रहा था। तो ये तीनों मेरा शॉर्टलिस्ट ये जर्नी में हो गया था कि मेरे को यही इसी में करना है, क्लैरिटी आ गई। और उसके बाद मेरा परसेंटेज ऑफ जो इंटरव्यू कॉल्स आ रहे थे वो भी बढ़ गए। सो ये एक मेरा लेसन्स लर्न था जो मुझे शायद अगर पहले गाइड में हो जाता तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे। और वो कितना टाइम लगा आपको ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन के बाद मुझे आई थिंक 3 महीना लगा ओके जॉब ढूंढने में। सो हालांकि ये अगेन कनाडा का टॉप 3 यूनिवर्सिटी, इसके MBA का वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है और प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा है, बट इसका मुझे जो लगा कि टोरंटो और सराउंडिंग रीजन में ये यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है। इतना पॉपुलैरिटी इसका अल्बर्टा में वहाँ पे इजी हो जाता है। सो जैसे हम इंडिया में है तो मेरा ये माइंड था कि ओ IIM कलकत्ता भी है या IIM रूरकी, मतलब कुछ भी है तो पूरे इंडिया में वेल नोन है, राइट, तो कहीं पे भी जॉब मिल सकता है, उसकी वैल्यू सेम है हर जगह पे। बट यहाँ पे क्या है कि रीजनल यूनिवर्सिटीज का वैल्यू उसी एरियाज में ज़्यादा है। जैसे ये यॉर्क यूनिवर्सिटी है तो जनरली ऑन्टारियो रीजन में पहचानते हैं, कंपनीज भी जो होती है, बैंक्स, कंसल्टिंग फर्म्स, ये वहाँ पे जाती है जो उसी एरिया में है, बट मोस्टली ऑयल एंड गैस सेक्टर यहाँ अल्बर्टा में है। तो अल्बर्टा में से बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज बहुत ही कम इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रीज या कंपनीज रहती है
जो टोरंटो जाके रिक्रूटमेंट के लिए जाती के लिए है जाती या इवन नेटवर्किंग इवेंट के लिए जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, वो जाते हैं, बट वो बहुत कम जाते हैं। फोकस करते हैं कि हमको अगर कैलगरी से ही कोई मिल जाता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी या यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, तो उनको वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सो हस्की एनर्जी में मेरा पहला इंटरव्यू जो हुआ था वो फ़ोन पे था। अच्छी बात जो मैंने वो लिखने का बताया था, उसमें कई क्वेश्चंस फ़ोन में इजी रहता है, आप वीडियो पे नहीं है तो आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। हालांकि ये लगना नहीं चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, बट एक बार आपके हाथ में पेपर है और आपको क्वेश्चन भी सेम है तो वो फ्लुएंसी बहुत अच्छा आ जाता है, वो मतलब ब्लैंक नहीं हो जाते। हाँ। at any point। एग्जैक्टली। सो मुझे याद है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़े थे कुछ आंसर्स, सो मेरा काफ़ी अच्छा रहा था। वो इंटरव्यू मेरा अच्छा रहा था। प्लस उस इंटरव्यू में एक और चीज़ अच्छी ये हुई थी कि वो जो था वो अल्बर्टा में एक रिमोट लोकेशन के लिए जॉब था। अच्छा। सो वहाँ पे रिमोट लोकेशंस मतलब जैसे हमारे मतलब दूर का कोई गांव है, On-site, जहाँ पे हाँ, वहाँ पे। operations होते हैं। सो यहाँ ये हस्की एनर्जी का एक नेचुरल गैस फील्ड फैसिलिटी था, तो वहाँ पे ये पोजीशन था। तो आई अज्यूम कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का नहीं था उधर, ओके। और वो जो पोजीशन था उसके लिए 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए था, वो भी मेरे पास नहीं था। अच्छा। तो मुझे बाद में पता चला कि जो लोकल लोग थे उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो रिमोट था, मतलब सिटी से दूर था, और आपको उधर ही रहना पड़ता है, तो ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं थी। नहीं थी। उस टाइम पे ऑयल का प्राइस बहुत अच्छा था, तो ऑयल कंपनीज में हायरिंग का ट्रेंड था, और उनको जब लोकली कोई मिला नहीं तब उन्होंने डिसाइड किया था कि हम बाहर सर्च करते हैं। तो इसके चलते इन्होंने एप्लीकेशंस ओपन किए थे, और मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ये पोजीशन है, तो अप्लाई किया था। अप्लाई कर दिया। और उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे सेकंड राउंड के लिए यहाँ पे बुलाया था, और वहाँ से वो लोग मुझे वो फील्ड लोकेशन पे ड्राइव करके ले गए थे, पूरा टाउन घुमाया था, वो साइट पूरा दिखाया था। क्या नाम था टाउन का? टाउन जो है वो कैलगरी से 2.5 घंटा दूर है, अराउंड 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। रॉकी माउंटेन हाउस है। तो मैं टोरंटो से कैलगरी का फ्लाइट किया था, कैलगरी से मुझे ले गए ले थे, गए वहाँ पे। जो हायरिंग मैनेजर था वो होटल से पिक करके ले गए थे, वहाँ पे पूरा घुमा के मुझे वापस होटल छोड़ा था, और नेक्स्ट डे मुझे यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस में बुलाया था। तब एचआर के साथ बात करवाई थी, बात करिए। और वहाँ पे टेंटेटिवली उन्होंने प्लान बताया था कि पूछा था मुझे कि कैसा लगा, सेट हो पाऊंगा कि नहीं, और फिर उन्होंने अपने तरफ से मुझे आइडियाज़ दिए थे कि उनको कैसा लगा। कैसा लगा? सो वर्बली ऐसा था कि जॉब मिल जाएगा, और मुझे बोला था कि 1-2 वीक में ये ऑफर लेटर भेजेंगे, बट कहाँ पे रहना है, टाउन कैसा है, वो पूरा क्लैरिटी मुझे दिया था। और बाय द वे वो पूरा एक्सपेंस कंपनी ने दिया था, ओह, बढ़िया। टोरंटो से टोरंटो, मतलब पूरा जर्नी जो था उसमें रहने का, खाने का, होटल, सब कुछ एक्सपेंस, मतलब इट वाज आई एक्सपेंस एवरीथिंग बैक टू। नहीं, ये बहुत ही बढ़िया होता है। तो आपका जब आप यहाँ पे शिफ्ट हुए ओंटारियो से अल्बर्टा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो काफ़ी चैलेंजिंग था। उसके 2 रीज़न थे, एक तो मेरा घर का सेटअप जो वहाँ पे रहता था, वहाँ से अभी मैं निकल के अकेला रहने वाला था, वो पहला था। सेकंड चैलेंज ये था कि टोरंटो इन जनरल मतलब आप रहोगे ना तो आपको इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलेंगे, ट्रैफिक काफ़ी है, मतलब कम्युनिटी के लोग बहुत मिलेंगे, तो खाने पीने के ऑप्शंस बहुत है, तो रिलेटिवली एक वो ट्रांजिशन जो इंडिया से टोरंटो का है वो रिलेटिवली इजी है, एक्सेप्ट वेदर, बाकी सब मैनेजेबल है। जब मैं ओंटारियो से यहाँ रिमोट टाउन में गया, टाउन का पॉपुलेशन था 7,000। माय गॉड, कुछ ही नहीं। शुरू होता है 1 किलोमीटर या आई थिंक 2 किलोमीटर रेडियस में वो टाउन खत्म भी हो जाता है, और वहाँ पे जाना मतलब वहाँ पे डाइवर्सिटी भी नहीं है ज़्यादा। लकीली 2 फैमिली जो थे पंजाब के थे वहाँ पे, जो मुझे वहाँ पे रहने के आई थिंक 1-8 महीने के बाद पता चला। सरप्राइजिंग, बट ये एक ऐसा टाउन था कि जहाँ पे पहले कोई गुजराती नहीं,
Oh, सो you are the मैं first प्राउड one. से कहना लगता हूँ कि मैं पहला गुजराती था ये टाउन गुजराती में। था, झंडा गाड़ा था। और सो तीसरा चैलेंज ये था कि ये जो मेरा वर्क प्लेस था वो टाउन से 45 मिनट्स ड्राइव आगे था और रिमोट। Oh. सो जॉब का रिक्वायरमेंट था कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बट यहाँ पे जैसे आपको पता है 1 साल वेट करना पड़ता है लाइसेंस लेने के लिए। सो मैं उस पीरियड में था, सो मैंने लिया नहीं था। हालांकि मैं आई वॉज एबल टू कन्विंस मेरा जो हायरिंग मैनेजर था कि मैं ले लूँगा, ले लूंगा। बट जो 45 मिनट आप जाते हो वहाँ पे, वो कंपनी का एक शेयर्ड व्हीकल था जिसमें ये लोग टर्न ले रहे थे कि मंडे आपको लेना है, ट्यूसडे आपको लेना है। सो जो मेरा टीम लीड था उधर, ही वॉज टेकिंग 2 टर्न्स ऑन बिहाफ ऑफ मी एज वेल। सो मैं ये प्रेशर में भी था कि जितना हो सके जल्दी लाइसेंस लेना है। सो ये जो शुरुआत का 1 महीना मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगा था। वेदर वाइज भी डिफरेंस होगा ना थोड़ा। सो ये मैं कहना चाहूँगा कि रहता है, ठीक है, ओंटारियो से अल्बर्टा ठंडी बहुत है, बट ये एक मिसकंसेप्शन है कि अल्बर्टा में बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है। अगर मैं 10 विंटर देखूंगा पिछले, तो रिलेटिवली मुझे अब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, ठीक है। मैंने विंटर टोरंटो का भी देखा है, और यहाँ के तो मैंने काफ़ी विंटर्स देख लिए, बट अल्बर्टा में मैं 10 साल रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा विंटर लंबा रहता है, मतलब 15 दिन, टोरंटो से 15 दिन पहले ठंडी शुरू होती है और 15 दिन बाद खत्म होती है, थोड़ा लंबा रहता है। बट एज सच देखोगे तो हाँ, कुछ कुछ दिन आते हैं जब जाता है टेम्परेचर -30 -40, आई थिंक मैंने -45 तक एक्सपीरियंस किया है, बट इट इज़ फाइन, मैनेजेबल है, राइट। यहाँ पे मतलब आप घर पे रह सकते हो, मतलब कंपनीज अकोमोडेट कर लेती है, कभी इतना मतलब मुश्किल नहीं है अगर काफ़ी हार्श वेदर है तो। बट यहाँ पे आपको कम्यूट करोगे तो वहाँ पे हीटर रहेगा, घर पे हीटर रहेगा, वर्क प्लेस पे हीटर रहेगा। हाँ, आपको अगर काम पे चल के जाना है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे लेकिन ऐसे कपड़े भी मतलब यहाँ पे मिल जाते हैं जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो वो मतलब जो अगर आप डर रहे हो इस चीज से, तो मुझे नहीं लगता कि डरने की और जरूरत है। स्पेशली वहाँ पर भी इतनी ठंड तो होती है वहाँ पे ऐसा नहीं कि इंडिया जैसा ही होगा कि 2-3 डिग्री मैक्स। नहीं मतलब भी ऐसा तो जाता ही है। मैंने जो टोरंटो में मेरे विंटर के क्लोथिंग या शूज लिए थे, वो मैंने और 4 साल यहाँ पे चलाए थे, मतलब तो सेम चीज वर्क किया था, तो कोई इतना ड्रास्टिक फर्क नहीं। हो सकता है मतलब कोई सीजन में ऐसा फर्क आ भी जाए, अभी मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट इतना तो मैं कह सकता हूँ कि रह सकते हैं, मतलब सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। और अफोर्डेबिलिटी भी ज़्यादा होती है यहाँ पे कंपेयर टू ओंटारियो। अफोर्डेबिलिटी मतलब अल्बर्टा ऐसा सच देखा जाए तो पूरे कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से सबसे बेटर प्लेस है। हाँ, यहाँ पे जैसे कि सेम प्रोफाइल का जॉब अगर आप यहाँ कर रहे हो और टोरंटो में कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 10 से 20% तो अपलिफ्ट दिखेगा। प्लस यहाँ पे टैक्स कम है, यहाँ पे कोई प्रोविंस का टैक्स नहीं है, खाली जीएसटी देना रहता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आप पेट्रोल का प्राइस देख लो, तो वो पूरे कनाडा का सबसे कम यहाँ पे अल्बर्टा में रहता है। इंश्योरेंस के कॉस्ट भी यूजुअली यहाँ पे कम रहते हैं। सो इन जनरल आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। खाली ओंटारियो में मैं कहूँगा कि क्यूबेक, मॉन्ट्रियल या मतलब काफ़ी सारे प्रोविंस की कंपैरिजन में यहाँ पे कम है। और इसके बाद आप यूएस शिफ्ट हुए थे। सो यूएस शिफ्ट होने से पहले मतलब मैं मेरा एक समरी देता हूँ मैं। सो मैं जिस कंपनी मैंने ज्वाइन किया उसी में अभी भी मैं उसी में जॉब कर रहा हूँ। सो मैंने कुछ 12 साल निकाला उस, राइट। सो इसमें मैंने मतलब 12 साल में काफ़ी सारी मतलब चीज़ें हुई है। जैसे ये जो रिमोट टाउन में मैंने जॉब किया, वहाँ पे मैंने 2.5 साल काम किया, ठीक है। और आई थिंक उसी टाइम पे मेरा शादी भी हुआ था। सो मेरी वाइफ पहली बार मतलब इंडिया से वो भी कनाडा आ रही थी। सो उस टाइम पे मतलब ये था कि अगर मैं वो टाउन से निकल के अगर मैं कैलगरी शिफ्ट हो जाता हूँ, कैलगरी में हमारे कंपनी का हेडक्वार्टर था, तो कैलगरी वैसे भी मैं काफ़ी विजिट करता हूँ। और वो टाउन में रह के जनरली ग्रॉसरी करने के लिए
कैलगरी आना रहता था। सो आइडिया ये था कि तब मैं थोड़ा एक्टिवली सर्च करके विद इन कंपनी ट्रांसफ़र सोच रहा था, और वो सब वर्कआउट भी हो गया। सो मेरे शादी के बाद जब मेरी वाइफ आई, वो सबसे पहले वो टाउन में आई थी। सो ये अच्छा चीज़ हो गया कि उसने भी सबसे पहले वो टाउन का एक्सपीरियंस किया। सो नेचुरली अगर आप पहली बार आ रहे हो तो वो अच्छा लगता है, राइट। सो वो सेटल होने के लिए एक्चुअली छोटा टाउन काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जब मैंने वहाँ पे 2.5 साल निकाला तब मैं अकेला गुजराती नहीं रहा था, फिर उधर आई थिंक 4-5 गुजराती और आ गए थे, और मतलब हमारा सोशल सर्कल भी बहुत अच्छा हो गया। जब 4 लोग होते हैं ना तो कनेक्शन अच्छा रहता है, मतलब इतना फॉर्मेलिटी वाला माहौल नहीं रहता, कभी किसी के घर चले जाते हैं, चले जा सकते हैं। और हम सबके एज ग्रुप सेम था, तो उनके मतलब सबके स्पाउस जो थे वो इंडिया में ही मतलब उन्होंने बॉन्डिंग अच्छा कर लिया था, तो वो लोग भी मतलब साथ में आए थे। सो हमको एक्चुअली वो टाउन छोड़ते टाइम पे बहुत ही मतलब सैड फील हुआ था कि ये अच्छा सेटअप था। फिर हम कैलगरी एनीवेज, सो फिर हम कैलगरी मूव हुए। उसके बाद हमने 2 साल यहाँ पे मतलब काम किया था। वाइफ भी मेरी यहाँ पे सेटल हो रही थी, और हमने उस टाइम पे आके पहला घर भी लिया यहाँ पे कैलगरी में। कौन सा ईयर होगा ये? वो 2015 की बात है। 2015। तो 2015 में हमने फिर घर पहले रेंट पे ही रहते थे, फिर सोचा कि अभी आई थिंक अच्छा टाइम है घर लेना चाहिए। वो मतलब बात कर सकते हैं हम, मतलब वो अलग टॉपिक हो जाएगा, बट वो घर लेने के बाद 6 ही महीने के अंदर एक फिर से अपॉर्चुनिटी आया था। सेम टाउन में एक लेवल अप था, तो कंपनी से ऑफर मिला कि आप जाना चाह रहे हो। तो उस टाइम पे हमने फिर से सोचा कि क्या करें, बट लकीली जो हमारे फ्रेंड्स थे वो उस टाइम पे उधर ही थे। तो हमने सोचा कि चलो एक अपॉर्चुनिटी और ले लेते हैं, तो हम वापस वहाँ पे मूव हुए, और फिर से वहाँ पे हमने 2-2.5 साल का टर्म किया, और उसके बाद नया एक अपॉर्चुनिटी कैलगरी में आया, तो 2.5 साल के बाद हम वापस कैलगरी में आ गए। इस बार तो हाँ, सो बेसिकली हमने ये ऑन ऑफ मतलब ऐसा रिलोकेट किया। तो हमने काफ़ी मूविंग की है, ये सारे मूविंग में हम पूरा सामान के साथ मतलब पूरा मूव किया, और यहाँ पे 2 साल का काम किया, और तब मेरे वाइफ का भी मतलब कैरियर प्रोग्रेस हो रहा था, उसका भी फार्मेसी फील्ड है, तो उसका भी पढ़ाई चल रहा था। तो तभी एक और ऑफर मिला था कि हम लोग मतलब हमारे कंपनी ने जो यूएस में एक रिफाइनरी ले रहे थे, सो मैं वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो एक अपॉर्चुनिटी था कि अगर जाना चाहे तो वहाँ पे जा सकते हैं। सो ये पूरे जर्नी में क्या हुआ, जब मैं स्टूडेंट से वर्क परमिट पे आया था, वर्क परमिट पे मैंने ये जॉब शुरू किया था। सो उस टाइम पे मैंने अल्बर्टा नॉमिनेशन प्रोग्राम जो था, जिसमें एम्प्लॉयर ड्रिवन स्ट्रीम चल रहा था, मुझे पता नहीं अभी भी वो है कि नहीं, TNP अभी चल रहा है। हाँ, सो वो अल्बर्टा स्ट्रीम जो था एम्प्लॉयर ड्रिवन स्ट्रीम, उसमें आई थिंक 6 महीने या 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद कंपनी के लेटर की हेल्प से आपको अल्बर्टा का PNP मिल जाता था। सो वो मेरा पाथ था, तो मैंने वो उस तरह से अल्बर्टा नॉमिनेशन लिया, और उसके बाद मैंने PR का एप्लीकेशन किया था। और जब मेरा शादी फाइनल हुआ था, तो उस टाइम पे मेरा PR का प्रोसेस था, तो मैंने फिर शादी के डॉक्यूमेंट्स ऐड करके मतलब वाइफ के PR के पेपर्स उसी टाइम पे कर दिए थे, मतलब वो हाँ। यहाँ पे आके ही PR हो जाए। सो जनरली उस टाइम पे 12 महीने में PR आता था, हाँ। और मैंने 8-9 महीने के टाइम पे फिर मेरे वाइफ के पेपर्स ऐड किए थे। सो मेरा कुछ 15-16 महीना लगा था, बट दोनों का PR दोनों का आ PR आ गया। गया। सो फिर मेरी वाइफ जब यहाँ पे आई थी तो PR पे PR आई। और PR के बाद जैसे आपको पता है 3 साल मतलब ये वर्क हाँ। चालू काम में ही मतलब सिटीजनशिप पे मैं एलिजिबल हम लोग साथ में ही हो गए थे। सो उस तरह से हमने सिटीजनशिप ले ली थी, और सिटीजनशिप के बाद ये US का अपॉर्चुनिटी आया था। ओके। तो उसमें फिर कंपनी ने US के वर्क वीज़ा अरेंज किए थे। ओके। सो सिटीजनशिप यहाँ की ली, उसके बाद हम US गए थे। US गए, ओके। और फिर ये- इजी हो जाता है यूज जाना। हाँ, उसमें आपके पास 2-3 और ऑप्शन खुल जाते हैं। जब कनाडा का सिटीजनशिप है तो और ऑप्शंस खुल जाते हैं।
बट कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, तो जैसे H1 पे बहुत लोग यूएस पे जाते बहुत जाते हैं। हैं। मैं जो गया था वो L1 कैटेगरी था, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। सो इस तरह से हमने फिर 3 साल यूएस में रहे, और उसके बाद हम वापस कनाडा आ गए, जो कि लास्ट ईयर लास्ट ईयर वापस आए। यूएस में वो क्या रीजन था कि वापस आपने जो, क्योंकि आप शायद यूएस भी आपके ऑप्शन में रख सकते थे, तो फिर यहाँ पर आपने कनाडा क्यों सिलेक्ट किया और यूएस? ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। हम जब गए थे तब एक थॉट प्रोसेस था माइंड में कि अगर अच्छा लगता है तो वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। ओके। वापस क्यों आए उसके 2-3 रीज़न थे। सो एक रीज़न तो ये था कि जब हम यूएस गए थे तब हमारा बेटा खाली 2.5-3 साल का था, तो वो अच्छा एज है, मतलब उसके प्रेफरेंस नहीं थे उस टाइम पे। सो हम जब यूएस गए थे तो 3 साल के बाद मतलब ही वॉज अराउंड 5.5, तो उस एज ग्रुप में मतलब ग्रेड 1 में एडमिशन होता है। सो आप कनाडा का एजुकेशन सिस्टम देखोगे तो यहाँ पे एटलीस्ट कैलगरी में ऐसा है कि कुछ मतलब ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोग्राम्स जो है, जिसमें ये इंडियन लोगों को, इंडियन पेरेंट्स को बहुत इंटरेस्ट रहता है। सो उसमें एडमिशन जनरली किंडरगार्टन में या ग्रेड 1 में रिलेटिवली इजी मिलता है, इजीली मिल जाता है। बाद में मुश्किल है, फिर वेट लिस्ट में बहुत लंबा नंबर लगता है। सो एक ट्रिगर ये था कि अगर कनाडा मूव होना ही है आज नहीं तो कल, तो ये एक टाइम था कि अभी हो जाते हैं, तो उसका एक सॉर्टेड हो जाएगा। फिर वाइफ ने उसके जो कोविड टाइम हमने यूएस में निकाला पूरा, सो उसका थोड़ा यूटिलाइज करके उसके फार्मेसी के एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए थे। सो शी वॉज लाइक रेडी टू गो टू वर्क एज अ फार्मासिस्ट इन कनाडा। सो एक ये भी एक ट्रिगर था। हमारे दोनों पेरेंट्स के हमने पीआर कर दिए थे, मेरे और मेरे वाइफ के, दोनों के पेरेंट्स के पीआर हो गए थे। तो जैसे कि पीआर एक्सटेंड करना है तो आपको यहाँ पे टाइम निकालना पड़ता है। सो ये भी एक था कि अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो थोड़ा इजी मैनेज हो जाएगा। और चौथा ये था कि मतलब मेरा कैरियर, जैसे मैंने बताया, हर 2-3 साल पे मेरा कुछ ना कुछ रोल चेंज रहता है, तो ये मुझे पर्सनली मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। सो अभी यहाँ पे भी 3 साल किया था, तो इसके बाद वहाँ पे मुझे इतना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लगा नहीं लगेगी, तो तब मुझे एक नया रोल यहाँ पे मिल रहा था, और कंपनी ही मतलब ट्रांजिशन इजीली करवा रही थी। तो ये सारे चीज़ें एक साथ ही चल रही थी, मतलब तो फिर फैमिली सोचा का भी और करियर का भी, अच्छा हाँ। था। और वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का भी बहुत इशू था। और बाय द वे सॉरी, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, बट सो वहाँ पे ऐसा है कि जो ग्रीन कार्ड लेना है, वहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए विच इज़ इक्वल टू पीआर, सो दे डोंट कंसिडर आपका कनाडा का सिटीजनशिप है, दे कंसिडर आपका बर्थ कंट्री क्या है। ओके। सो इंडिया का वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ा है। सो वहाँ पे 10 साल का मतलब हमने असेसमेंट करवाया था, वो बोले 10 साल लगेगा, तो कोई इतना मोटिवेशन नहीं था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सिटीजनशिप लिया है। तो फिर ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं था कि वहाँ पे रह के ग्रीन कार्ड के लिए हम लोग 10 साल वेट कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ लगा नहीं, अच्छा लगा, मतलब यूएस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। ये मतलब कनाडा बहुत ही पीसफुल कंट्री है, मतलब अगर बड़ा डिफरेंस देखे तो कनाडा का मार्केट बहुत छोटा है, बहुत ही पीसफुल कंट्री है। कुछ भी चीज़ करनी है तो 3 या 4 ऑप्शन है, जैसे 4 बैंक हो गए, 4 एयरलाइन हो गए, कुछ कंपटीशन है नहीं। तो यहाँ पे माहौल शांति वाला है। अगर शांति से रहना है तो फिर हाँ। कनाडा सिलेक्ट करो। अमेरिका जो है वो इंडिया से काफ़ी क्लोज, मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत डायनेमिक है, कुछ ना कुछ नया चलता रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, राइट। फिर उसके साथ साथ मतलब कुछ मतलब सोशल चैलेंजेस मतलब रहती है वहाँ पे भी, जितना कनाडा पीसफुल है वैसा नहीं है, राइट। मतलब आप यहाँ पे एवरेज मतलब 100 लोगों को मिलोगे तो मतलब 80 का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आता है, राइट। तो वो मतलब आप वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वो जो एक सोशल वाइब जो आती वाइब्स आते हैं ना, वो हाँ। यहाँ पे मतलब अच्छा अगर सेटअप हो गए तो यहाँ फिर पे ऐसा setup लगता है हो कि नहीं चेंज करना नहीं कुछ। चेंज करना है। सही रहता है, तो फिर इसके चलते फिर डिसाइड किया कि कनाडा मूव होते हैं। तो और
एक ये क्वेश्चन है कि 2 चीज आपको जो कनाडा की बहुत अच्छी लगती है कंपेयर टू यूएस एंड इंडिया। कनाडा में एक चीज़ जो अच्छी है, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की, जो वो वर्क प्लेस रहता है, एचआर पॉलिसीज देख लो या कुछ, वो बहुत ही एम्प्लॉय फ्रेंडली है। मैंने जैसे बैंगलोर में भी काम किया है, हालांकि बैंगलोर में मैं कहूँगा कि वो भी मल्टीनेशनल कंपनी था, और इंडिया का मतलब जो वर्क प्लेस सिस्टम देखोगे उसमें काफ़ी मतलब वो अच्छे अच्छे वाले वर्क प्लेस था। बट अगर मैं उसका भी कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे मुझे 10 टाइम्स बेटर एचआर पॉलिसीज है। सो काफ़ी रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट रहता है, टाइम का प्रेशर नहीं है। मतलब हाँ ऑफकोर्स आप काम है तो आप बैठो करो, बट इतना फोर्स नहीं करता है कि भाई आपको, जैसे मतलब वो नहीं है कि जैसे आपका मैनेजर जाए उसके बाद ही आपको निकलना है, राइट? या मतलब सुबह मतलब जल्दी आ जाओ, रात को लेट जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मतलब मेरा नसीब बोल रहा है, जो भी अच्छा रहा है कि मैं इवन बैंगलोर में भी मेरा ये नहीं था कि वो स्वैप करना था, कार्ड स्वाइप करना था कि चलो ये एंट्री हो गई, ये एग्जिट हो गई। सो फ्लेक्सिबिलिटी मिला है। सो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी मिला है। सो एम्प्लॉय फ्रेंडली वर्क कल्चर इन जनरल लग रहा है मुझे यहाँ पे। और दूसरा मुझे स्पेशली अल्बर्टा का ये लग रहा है कि स्वर्ग जैसे जगह है ये। अगर यहाँ से बैंफ चले जाओ या जो आपको पता है वो 5 नेशनल पार्क जो है, आप यहाँ से मतलब 4 घंटे ड्राइव करोगे, 5 नेशनल पार्क में से पार्क करोगे तो एवरी अदर किलोमीटर आपको गाड़ी फोटो लेने के लिए रुकनी पड़ेगी। मतलब ये जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल कंट्री है। हाँ। तो इसकी वजह से मतलब यहाँ का जो मतलब एयर क्वालिटी देख लो, वाटर क्वालिटी देख लो, बहुत ही अच्छा है। एंड ऑन द फ्लिप साइड 2 ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं है या फिर बहुत ही इम्प्रूवमेंट चाहिए कनाडा में कंपेयर टू। पहला जॉब मिलना, ओके, ये सबसे मुश्किल जो है वो यहाँ पे। उसके भी रीज़न क्या है कि जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक सेटअप में लोग आ जाते हैं ना, फिर जनरली चेंज नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ मैं खुद, मेरा एग्जांपल, 12 साल हो गए हैं, मतलब इतना मोटिवेशन नहीं है क्योंकि कहीं और जाऊंगा तो भी सेम सेटअप ही रहेगा। यहाँ पे वो इंडिया जैसा नहीं है कि चलो जॉब हॉपिंग करोगे तो आपको चलो हर बार 20% हाइक मिलेगा, ऐसा नहीं है। खास यहाँ पे दिखता नहीं है। सो स्टेबल, बहुत ही स्टेडी है, राइट? मतलब कुछ आप स्टेडी आप वैसे आप देखो 10 साल पहले आज मतलब इतना मतलब ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं लगेगा। सो ये सब की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे है मतलब काफ़ी सारे ट्रिगर अभी हो रहा है कि टैक सेक्टर बढ़ रहा है, इनोवेशंस पे काम हो रहा है, राइट? तो उससे नया नया ओपनिंग्स आ रहा है और आएगा ज़्यादा। बट फिर भी रिलेटिवली जब देखो इनफ्लो भी बच्चों का बहुत है। तो जो पहला जॉब है वो बहुत ही मुश्किल है। वो 10 साल पहले भी था, जैसे मैंने मेरे जर्नी का बताया, वो आज की डेट में भी है, और मुझे लगता है वो आने वाले सालों में भी रहेगा। क्योंकि जिस हिसाब से मतलब अभी ये तो पूरा बिजनेस सेटअप ही है, मतलब यूनिवर्सिटीज का पढ़ाई का यहाँ पे बहुत ही मतलब कि एक डेटा देखा था कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा है। एंड उतना यहाँ पे अभी तक इंफ्रा डेवलप नहीं है या फिर उतनी कंपनीज या मार्केट नहीं है जितना बाहर से लोग आ रहे हैं, सैचुरेट हो गए। ये तो मतलब एक ये जॉब का एक मुझे लग रहा है। दूसरा मुझे जो पर्सनल ड्रॉबैक लग रहा है वो मतलब ऐसा नहीं है कि यार आप आओगे तो आप मतलब जैसे मैं जब आया था तो बहुत ही ये था कि एवरी ईयर मेरा मतलब इंडिया जाना ही है, राइट? सो वो धीरे धीरे करके मतलब वो भी शायद ये मेरा पर्सनल वीकनेस बोल सकता हूँ, बट मैंने इन जनरल भी ऑब्जर्व किया है कि वो फिर 1 साल के 2 साल हो जाता है, 2 के 3 साल हो जाता है, राइट? सो वो मोमेंटम इतना रहता नहीं है, और फिर वो बच्चे हो गए, स्कूल हो गया, मतलब और चीज़ें बढ़ने से क्या होता है कि वो टच मतलब इतना रहता नहीं है। सो अगर आपका फैमिली है, आधा फैमिली उधर है, आधा इधर है, आप इधर रह गए हो, तो वो एक जो
थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट रहता है कि यूनाइट नहीं हो पा रहा है। तो वो एक ड्रॉबैक है। वो खैर कनाडा का तो नहीं बोलूँगा, हाँ, बट वो- जनरल बाग है। बट कनाडा बहुत दूर है, मतलब बहुत- अपोजिट साइड पे है। सो अब मिडल ईस्ट में हो तो भी चलो ठीक है यार, 2-3 घंटे में पहुंच गए। बट यहाँ से जाना मतलब अब एक दिन पूरा एक लगाना दिन है। पूरा लग जाता है। और जो आपका जो एक मतलब कि नौकरी का आपने बता दिया, जॉब्स का यहाँ पे कैसा सीन है, बिजनेस का कैसा सीन है आप यहाँ पे? सो बिजनेस में अगर यहाँ पे जैसे जनरली देखा है कि आप सबवे में चले जाओ, सबवे जो रहते हैं, गैस स्टेशन देख लो, वो इवन टैक्सीज देख लो, राइट, उसमें देखोगे, उबर में देखोगे, तो बहुत सारे मतलब एशियन लोग ज़्यादा उसमें इन जनरल दिखेगा, राइट। उसका मतलब यही रीज़न है कि वो सारे चीज़ों में थोड़ा रिलेटिवली इजी हो जाता है कि फ्रेंचाइजी मॉडल है, तो आप चले मतलब उसमें आप इजीली कर सकते हो। सो अगर आप थोड़ा यहाँ पे सेट हो जाते हो, थोड़ा पैसा सेव कर लेते हो, तो उसके बाद वो फ्रेंचाइजी में घुसना रिलेटिवली इजी है। टेक इनोवेशन में बहुत कम परसेंटेज में देखा है, जैसे इमिग्रेंट्स कितने अंदर आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, आते भी है और बहुत ही सक्सेसफुली स्टार्ट करते हैं, तो मैं पूरा एनकरेज ही करूँगा उसके लिए। बट रिलेटिव परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ का मार्केट आपको समझना चाहिए कि मतलब 40 मिलियन पॉपुलेशन मैंने अभी पढ़ा, राइट। तो मतलब ये कुछ नहीं है कनाडा का पूरा, और जियोग्राफिकली स्प्रेड देखोगे तो बहुत ही मतलब बड़ा है, राइट। सो अगर आप कुछ ऐसा बनाते हो जो लोकल को टारगेट करता है, तो आपको बहुत ही छोटा मार्केट मिलेगा। सो आपको फिर थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है कि या कुछ ऑनलाइन बिजनेस या कुछ ऐसा लाना पड़ता है जिसमें मार्केट बड़ा मिले। बट कर सकते हैं। मोस्टली यही देखा है कि जितने भी बिजनेस है वो फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, मैक्सिकन या फिर फ्रेंचाइजी में क्या है कि सर्वाइवल, मतलब जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ है या कोई फैमिली मेंबर Operating है, partner। सो मतलब उनके सैलरी भी उसमें से निकल जाएगा। सो प्लस आपको मतलब जो भी प्रॉफिट होता है, हालांकि ये कोविड में बहुत ही लोगों ने सफ़र भी किया है, सो इट्स अ रिस्क। सो बट अगर आप है पैशनेट और करना चाहते हैं तो ऑप्शंस तो है। तो आपका आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या आपको अभी ऐसा लगता है कि मैं मूव बैक करूँगा यूएस या फिर इंडिया, या फिर इधर ही लॉन्ग टर्म सेटल? ऑलमोस्ट अब सेटल ही है, बट लॉन्ग टर्म आपका क्या विजन है? कुछ आइडिया हो, सोच हो? सो ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ आया था कि इंडिया में वापस चला जाऊंगा। जितना मैंने फीस पे किया है उसका डबल कमा के चला जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा था, जो हुआ नहीं। फिर धीरे धीरे करते क्या है कि यहाँ पे आप जॉब में मतलब थोड़ा कंफर्ट फील करने लगते हो, एक अच्छा माहौल में सेट हो जाते हो, फैमिली बढ़ने लगता है आपका, उनकी प्रायोरिटीज़ बढ़ती है, बच्चे आते हैं, बच्चों का स्कूल चालू हो जाता है। मतलब अभी इस सेटअप में मतलब यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। सो इंडिया इसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यूएस में हमारा प्लस पॉइंट ये है कि अभी हम रह के आए तो हमको अभी काफ़ी अच्छा आइडिया आ गया है कि वहाँ पे क्या है। सो उसको रूल आउट नहीं करेंगे, बट फिलहाल एटलीस्ट अभी नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए तो यहाँ, क्योंकि हमने मतलब 8-9 मूव कर दिए हैं अभी तक, तो अभी थोड़ा सेट होना है। अभी थोड़ा आराम से सेटल हो, अभी नहीं मतलब कुछ मूव करना है, क्योंकि अभी अगर ये बच्चे का स्कूल सेट हुआ है तो एटलीस्ट उसको थोड़ा टाइम उसमें स्टडी होने दे। सो वाइफ भी मेरा, उसका भी करियर अभी मतलब अच्छा किक स्टार्ट हो गया है, वो भी सेटल हो जाए, और मेरा भी नया रोल है, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि अभी यही सेटअप में रहे, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, नहीं बढ़िया है यार, क्योंकि अभी इतना भागम दौड़ी के बाद नाउ यू आर सेइंग कि भाई अब थोड़ा सेटल होते हैं। तो एक क्वेश्चन लोग बहुत पूछते हैं, जो मेरे भी कलीग्स है, वो मेरे साथ ही पास आउट हुए थे, एंड दे आर अर्निंग समवेयर 70-80,000 समथिंग पर मंथ।
तो वो कौन सा अमाउंट है जो अगर आप वहाँ पे कमाते हो तो फिर आपको यहाँ पे नहीं शिफ्ट होना चाहिए, या फिर क्या क्या व्यूज आपके इसके ऊपर कि अगर आप इंडिया में इतना कमा लेते हो तो फिर मत शिफ्ट हो, या फिर अगर आप ये करते हो इंडिया में तो फिर मत शिफ्ट हो? योर पर्सनल टेक ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली मैं कोई गोल गोल आंसर नहीं दे रहा, बट ऐसा कोई अमाउंट देना फेयर नहीं है। ओके। किसको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अगर एक है। एक ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि देखो, मैंने मतलब एक मेरा फ्रेंड जो है, मैंने वो MBBS करके बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस उसका चल रहा था। ओके। उसके वाइफ का भी मतलब PhD था, प्रोफेसर था, बच्चा अच्छा मतलब सेटअप था, अच्छे स्कूल में जा रहा था। जब वो मतलब जब आया यहाँ पे, ठीक है, I think कुछ साल पहले, तो वो एग्जांपल मेरे माइंड में है कि यार अगर वो यहाँ पे आया तो उसको कुछ तो ट्रिगर किया, ठीक है, वरना मतलब ये मैं कहूँगा कि यार बहुत ही अच्छा सेटअप अच्छा था, ठीक है। सो मेरी जब उससे बात हुई थी तो वो उसका ये रीज़न था कि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोच रहा है कि बच्चे के लिए अच्छा है। हालांकि आपको बता दूं कि MBBS यहाँ पे वैलिड नहीं है डायरेक्टली, और यहाँ पे कन्वर्ट करना भी मुश्किल है। सो टेक्निकली मतलब आप अगर अपना कैरियर भी छोड़ने के लिए रेडी हो इतना सेटल, तो क्या मोटिवेट करता है आपको, राइट। तो खैर उसके केस में लिविंग स्टाइल या बच्चे का थोड़ा फ्यूचर अच्छा सेट हो जाए, सो ये सब पॉइंट्स उसके लिए वर्कआउट हुए। तो उसने ये डिसाइड किया। हाँ, वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पे शुरुआती स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया में क्या इनकम है वो फिर सेकेंडरी हो जाता है, आपको एक्चुअली ये देखना है यहाँ पे क्या इनकम चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि अभी $15 जो मिनिमम वेज है, जो आप मान के चलो कि आप अगर शुरुआत में आते हो, जिसको हम लोग सर्वाइवल फेज कहते हैं, और ये जैसे आप कन्वीनियंस स्टोर पे या गैस स्टेशन पे जॉब करते हो, जिसको सर्वाइवल जॉब बोलते हैं यहाँ पे, तो वो सारा $15 पे आपको मिलता है, राइट। सो इवन आप अगर PR पे भी आते हो, अभी PR पे आओ या स्टूडेंट्स पे आओ, तो आपका सबसे पहला टारगेट ये है कि एक बार सर्वाइवल वाले मार्केट मतलब उसमें आ जाओ फेज में, और वो सर्वाइवल फेज में से एक बार अपना गाड़ी पटरी पे लेके फिर वहाँ से आप थोड़ा बेटर लाइफ के लिए स्विच करो। सो जनरली ये सर्वाइवल फेज जो है वो कम से कम हो, ऐसा ट्राई सब लोग करेंगे। तो उसके नंबर्स आप देख सकते हो, जैसे अगर आप $15 पे भी कमा रहे हो, ठीक है, और आप अगर 40 घंटा जो रेगुलर यहाँ पे वीकली मिलता है जॉब, राइट, लेट्स से वो आपका सर्वाइवल फेज रहेगा, राइट। तो उसमें आप जॉब करोगे तो उससे शायद आप इतना ही कर पाओगे कि आप अपना एक यहाँ पे सेटल कर सको अच्छे से, मतलब आप एक डिसेंट आप अपार्टमेंट या कुछ रेंट कर सकते हो। आपका फैमिली है तो फैमिली को लाके आप वो सेविंग शायद नहीं कर सकते इतना कुछ खास। सो फिर आपको मतलब वो देखना है ना कि आप इंडिया में मतलब क्या सेविंग कर पाते थे, और जब उतना अच्छा सेटअप, उतना अच्छा सोशल सर्कल, अपना फैमिली ये सब छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो, तो आप डेफिनेटली सोचोगे कि मैं इतना तो करूँ कि भाई कुछ मतलब तो वो ऐसा वर्थ लगे। तो फिर आप वहाँ से अपने फील्ड के जॉब ढूंढो, या फिर आप बिजनेस में जाओ, एंटरप्रेन्योरशिप के रूट पे आगे बढ़ना है तो वो करो। तो माइंडसेट ये रहना चाहिए कि यहाँ के इनिशियल स्ट्रगल है, और वो स्ट्रगल में कई बार क्या रहता है कि आप अगर वहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल पे जॉब करते हो और यहाँ पे आके आपको इतने मतलब चलो गैस स्टेशन पे काम करें, तो वो जो आपके दिमाग में जो वो ट्रांजिशन होना चाहिए ना, वहाँ पे शायद आपके वहाँ पे घर पे 4 लोग आपको काम करने वाले भी है, यहाँ पे आप खुद ही जाके बल्ब भी डालते हो या प्लम्बिंग का काम भी सीखते हो, राइट। सो अगर वो सब आप करने के लिए रेडी हो तो अच्छा है। फिजिकली अगर चैलेंज है कुछ कि ऐसे वेदर में नहीं रहना, या तो 6 महीना यहाँ बर्फ़ है, 6 महीना ठीक ठाक वेदर है, तो ये सोच के मतलब ये पूरा कर सकते हैं कि सारा पहले आइडिया ले लो अपनी, आपका जो फील्ड है उसका क्या सिचुएशन। हाँ एग्जैक्टली, कि ऐसे ही मत आ जाओ कि हार्ड मेंटालिटी में आप जो इस फील्ड में हो इंडिया के कम, क्योंकि अभी इंडिया में भी बहुत पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है, तो वहाँ से यहाँ पे कैसा आपका स्कोप रहा है, एंड क्या आप रेडी हो वेदर के लिए, सर्वाइवल जॉब्स के लिए,
जो भी घर के काम है वो सब करने के लिए, इन सबको अगर आप टेक ऑन कर सकते हो तो फिर आ जाइए। और बड़े बड़े सिटीज का नाम सबने सुना होगा, हाँ। राइट? टोरंटो हो गया, टोरंटो, मॉन्ट्रियल हो गया, वैंकूवर। वैंकूवर हो गया, कैलगरी, बट जरूरी नहीं है, मतलब ये सब जगह पे तो जॉब बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल। सो वेरी लाइकली कि आपको रिमोट जगहों पे जाना जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे मतलब आप अकेले रहने के लिए मतलब रेडी Ready हो, क्योंकि होंगे। कई बार क्या होता है हम इतने सोशली इन्वॉल्व रहते Involved हैं रहते कि हैं। कभी हम सेट नहीं कर पाते। और थैंक यू पार्थ, आज तुम्हारे सारे वीडियोस में देखता हूँ, वो बहुत ही यूज़फुल है। Thank you. और आई विश के मैं जब आया था तब ऐसा कुछ होता हम्म। तो काफ़ी अच्छा गाइडेंस, मतलब लोकेशन स्पेसिफिक मिल जाता। तो नहीं है, कीप अप गुड वर्क। थैंक यू वेरी मच। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपने बहुत सारा कुछ सीखा होगा, आपने कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट किया होगा इसमें से। ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, ऑब्वियसली देयर वुड बी अ लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव। लेट मी नो इन द कमेंट्स वेयर यू थिंक दैट आई नीड अ इम्प्रूवमेंट, एंड ऑल्सो लेट मी नो योर क्वेश्चंस जो कि आपको पूछने हैं अगले गेस्ट से, या फिर यू थिंक यू नीड आंसर्स फॉर दिस। एंड इफ यू आर अबाउट टू मूव एंड माइग्रेट टू द न्यू प्लेस, I wish you best of luck. See you in next video. Till then, take care. Bye bye.